अध्याय 660 सच्चे ड्रैगन वंश का विकास। वांग हाओ गोल्डन स्केल ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक से पहले से ही बहुत परिचित था और अब वह बस अपनी सामान्य आदिम शक्ति को ड्रैगन तात्विक शक्ति में परिवर्तित कर रहा था। ये प्रक्रिया ज्यादा जटिल नहीं थी। ऐसा लगता है मानो पर्याप्त प्रयास करने पर सफलता स्वाभाविक रूप से मिल जाती है। हालांकि वांग हाओ को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि मानव शरीर में ड्रैगन ऊर्जा का संचार करना उनकी कल्पना से लाखों गुना अधिक कठिन होगा। अब वांग हाओ के मानव शरीर का रक्त के माध्यम से पुनर्जन्म हुआ है, ड्रैगन के रक्त से उसका रूपांतरण हुआ है और ड्रैगन की हड्डियों से उसका पुनर्निर्माण हुआ है। ये निरंतर रूप से परिष्कृत और उन्नत होता रहा है और सामान्य मनुष्यों की सीमा को पार कर चुका है। उसे मानव रूपी पशु कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हालांकि इसकी नींव अभी भी मानवीय है, जो कमजोर है। असली ड्रैगन वंश की तुलना में ये कई तारामंडलों से भी कहीं अधिक हीन है। इस ड्रैगन युआन फोर्स की ऊर्जा मूल फोर्स की तुलना में कम से कम कई 100 गुना अधिक है। अब वांग हाओ की नसों में प्रवाहित होने वाला तरल पदार्थ जमे हुए पारे के एक पिंड की तरह है, जो बेहद धीमी गति से चल रहा है, लगभग एक कछुए की तरह रेंग रहा है। इसके विपरीत ऊर्जा बहते पानी की तरह है, जो शरीर की नसों के माध्यम से स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होती है। इसके अलावा ड्रैगन युआन फोर्स में निहित ऊर्जा बहुत विशाल थी। जब इसे शरीर की नसों में जबरदस्ती प्रवाहित किया गया तो इसने पूरे शरीर की नसों को जबरदस्ती भेद दिया। नसों के फटने के बाद ड्रैगन की ऊर्जा के पोषण से वे जल्दी ही फिर से ठीक हो गईं। इस तरह से बार बार फटने, मरम्मत करने और फिर से फटने के चक्र से गुजरने के बाद वांग हाओ लगभग अपनी त्वचा और नसें फटने के असहनीय दर्द को सहन कर रहा था। मेरे शरीर की हर नस फटने और टूटने के बाद ऐसा लगता है जैसे मेरे शरीर के अंदर एक छोटा सा चाकू है जो मेरी हड्डियों और मांस को बेरहमी से नोच रहा है। असहनीय दर्द किसी को भी पागल कर सकता है। हालांकि वांग हाओ ने अपनी अद्भुत इच्छाशक्ति से इन सब मुश्किलों का सामना किया। ये बहुत दर्द हो रहा है। धिक्कार है, ये फिर से हो रहा है। उद्धरण चिन्ह। वह असहनीय दर्द का आनंद लेते हुए लगातार गालियां और अपशब्द बोल रहा था। ये प्रक्रिया 3 दिन और 3 रात तक चली। बाद में तो वांग हाओ समय का भी ध्यान भूल गया। हर पल अनंत काल जैसा लग रहा था। उसकी नाड़ी नसें फट गई थीं और उसकी रक्त वाहिकाएं और प्रावरणी भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थीं। मरम्मत के बाद उसका चयापचय स्वतः ही तेज हो गया। शक्तिशाली ड्रैगन ऊर्जा एक इलेक्ट्रिक ड्रिल की तरह वांग हाओ के शरीर में बेतहाशा दौड़ रही थी। ये जहां भी गया वहां मांस फट गया और क्षत विक्षत हो गया। पलक झपकते ही वे सारे घाव अपने आप ठीक हो गए। इसके अलावा ड्रैगन युआन शक्ति से लगातार पोषित होने के बाद वांग हाओ का शरीर धीरे धीरे एक सच्चे ड्रैगन के समान मजबूत होता चला गया। विकल्प दुल्हन, मजेदार नौकरानी और छोटा परवर्त। मानव मांस और रक्त से ही शक्ति का जन्म होता है और शक्ति मानव शरीर का पोषण भी कर सकती है। अनगिनत परीक्षाओं और कठिनाइयों के माध्यम से इसे एक अत्यंत मजबूत शरीर में ढाल सकती है। इसी प्रकार शरीर को ड्रैगन एसेंस से पोषण देने से वांग हाओ के शरीर में सूक्ष्म परिवर्तन आएगा। इसके चलते वांग हाओ का शरीर धीरे धीरे एक ड्रैगन के शरीर में बदलने लगा। हालांकि चूंकि वांग हाओ के शरीर में इस तरह का परिवर्तन पहली बार हुआ है, इसलिए उन्हें सबसे ज्यादा दर्द हो रहा है। बेशक इस बदलाव से बेहतरीन परिणाम भी मिलेंगे। ये वांग हाओ द्वारा अपने मानव शरीर को ड्रैगन के शरीर में पूरी तरह से विकसित करने की दिशा में उठाया गया सबसे महत्वपूर्ण कदम है। ये परिवर्तन प्रक्रिया जितनी अधिक व्यापक और गहन होगी, वांग हाओ को भविष्य में उतने ही अधिक लाभ प्राप्त होंगे। समय धीरे धीरे बीतता जाता है। वांग हाओ के शरीर के भीतर परिवर्तन की प्रक्रिया तेज हो रही है। ड्रैगन की शक्ति को सहने की क्षमता जितनी अधिक होगी, उसे सहन करने की क्षमता भी उतनी ही अधिक होगी। धीरे धीरे वांग हाओ ने अपनी ड्रैगन युआन शक्ति का उपयोग बढ़ाना शुरू कर दिया। यह एक धागे के रूप में शुरू हुआ, फिर 10 धागे बने और अंत में अजगर की ऊर्जा लगभग आदिम शक्ति की तरह जुट गई। ड्रैगन ऊर्जा, जो मूल रूप से पारे की तरह चिपचिपी थी,
धीरे धीरे वांग हाओ के शरीर के भीतर तेजी से प्रवाहित होने लगी। शरीर में मौजूद नाड़ियों का फैलाव अत्यधिक अतिशयोक्तिपूर्ण हद तक हो गया है। 9वें स्तर के सामान्य मानव विशेषज्ञों की तुलना में वांग हाओ की नाड़ियां 100 गुना से भी अधिक चौड़ी हैं। उनकी सहन शक्ति भी अतुलनीय है। पहले ड्रैगन युआन शक्ति को जुटाने और ऊर्जा को एक चक्र में प्रसारित करने में लगभग 4 या 5 घंटे लगते थे, लेकिन अब इसमें केवल 20 मिनट लगते हैं। इसके अलावा जैसे जैसे शरीर ड्रैगन के शरीर में और अधिक गहराई से परिवर्तित होता जाता है, आवश्यक समय और भी कम हो सकता है। 1 सप्ताह से भी कम समय में वांग हाओ का पूरा शरीर लगभग पूरी तरह से काले ग्रीस की एक मोटी परत से ढक गया था। केवल उसकी दोनों नाक के छिद्र ही दिखाई दे रहे थे, क्योंकि वह धीरे धीरे सांस ले रहा था और छोड़ रहा था। ये सांस लेने की दर बेहद धीमी है। प्रारंभिक परिवर्तन नसों के माध्यम से पूरे शरीर में फैल गया, जिसमें सबसे पहले मांसपेशियां और त्वचा परिवर्तित हुईं। फिर ड्रैगन ऊर्जा आंतरिक अंगों में प्रवेश कर गई और उन्हें पूरी तरह से रूपांतरित कर दिया। यहाँ तक कि वांग हाओ के मुख्य हृदय के बगल में 2 द्वितीयक हृदय भी विकसित हो गए। इसके बाद ये पूरे शरीर की हड्डियों में समा गया और शरीर की सभी हड्डियों को मजबूत बना दिया। इसके बाद ड्रैगन की शक्ति अस्थि मज्जा में और भी गहराई तक प्रवेश कर गई, जिससे रक्त निर्माण कोशिकाएं पूरी तरह से बदल गईं। इस पूर्ण परिवर्तन के साथ अस्थि मज्जा में उत्पन्न ताज़ा रक्त एक भूखे भेड़िए की तरह व्यवहार करने लगा, जिसने शरीर की मूल पुरानी रक्त कोशिकाओं को पूरी तरह से खा लिया। लेपर्ड कमांडो। पूरे शरीर में रक्त का पूर्ण आदान सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। ये रक्त आदान प्रक्रिया अविश्वसनीय रूप से तीव्र और व्यापक थी, उतनी ही प्रभावशाली और अद्वितीय जितनी कि ड्रैगन का सार। ये शरीर में मौजूद सारे मूल रक्त को सीधे खा जाता है और नष्ट कर देता है। हृदय द्वारा उत्पन्न रक्त गाढ़ा और चिपचिपा हो जाता है, जिससे एक उमंग भरी जीवन शक्ति निकलती है और इसमें एक ड्रैगन का सच्चा रक्त समाहित होता है। ये वांग हाओ के शरीर से विकसित हुई असली ड्रैगन वंश है। उसके बाद से वांग हाओ के अस्थि मज्जा में मौजूद रक्त निर्माण स्टेम कोशिकाएं अपने आप ही असली ड्रैगन रक्त का उत्पादन करने में सक्षम हो गईं। इसके अलावा यह असली ड्रैगन रक्त अब वह विदेशी ड्रैगन रक्त नहीं है जिसे वांग हाओ ने पहले परिष्कृत किया था। यह एक असली ड्रैगन रक्त है जो वांग हाओ के शरीर के भीतर से अपने आप उत्पन्न हुआ है। दूसरे शब्दों में कहें तो वांग हाओ ने सचमुच ड्रैगन वंश को विकसित कर लिया है। अपने स्वयं के सच्चे ड्रैगन वंश को विकसित करने और बाहरी सहायता से सच्चे ड्रैगन वंश को परिष्कृत करने के बीच का अंतर मौलिक है। वांग हाओ को पहले ड्रैगन जाति का वंशज माना जाता था, क्योंकि उसने ड्रैगन जाति की रक्त रेखा को परिष्कृत करके एक सच्चे ड्रैगन में विकसित होने की क्षमता प्राप्त कर ली थी। इसलिए वांग हाओ ने अब वास्तव में ड्रैगन की रक्त रेखा विकसित कर ली है, जिसका अर्थ है कि वांग हाओ अब एक सच्चा ड्रैगन है। जब वांग हाओ के भीतर मौजूद असली ड्रैगन रक्त पूरी तरह से मानव रक्त की जगह ले लेगा, तब ये घोषित किया जाएगा कि वांग हाओ असली ड्रैगन जाति का एक सच्चा सदस्य बन गया है। हालांकि वांग हाओ का वर्तमान परिवर्तन अभी भी मानव आनुवंशिक स्तर से सीमित है, इसलिए यह निर्विवाद है कि वांग हाओ की वास्तविक पहचान अभी भी मानव ही है। उफ टिल्ड। जागते ही वांग हाओ ने एक गहरी सांस छोड़ी। जैसे ही उसकी आंखें खुली, एक सुनहरी रोशनी चमकी, मानो 2 अदृश्य बिजली की कड़क ने उसके पूरे शरीर पर जमी काली गंदगी की मोटी परत को चकनाचूर कर दिया हो। वांग हाओ अपने खोल से बाहर निकला। उसका पूरा शरीर छिले हुए अंडे की तरह चिकना और गोरा था और उसकी त्वचा पर एक हल्की सुनहरी रोशनी घूम रही थी। वाह, कितना अच्छा लग रहा है। वांग हाओ ने अंगड़ाई ली और अचानक उसकी हड्डियां और जोड़ ऐसे चटकने लगे जैसे सेम फूट रहे हों। आराम से अंगड़ाई लेने के बाद वांग हाओ तरोताजा और ऊर्जावान महसूस कर रहा था। उसका शरीर जबरदस्त ऊर्जा से भरा हुआ था और उसके सीने में वीरतापूर्ण महत्वाकांक्षा का उभार था। हालांकि वह संत स्तर की प्रतिभा को निखारने में असफल रहे, लेकिन दुर्भाग्य के बावजूद उन्होंने शारीरिक फिटनेस में एक बड़ी छलांग जरूर लगाई। ट्रू ड्रैगन ब्लडलाइन ने अपना पहला विकास पूरा कर लिया है और इसका शरीर एक सच्चे शुद्ध ट्रू ड्रैगन बैटल बॉडी बनने के करीब पहुंच रहा है। _7SH
स्टॉप्ड अध्याय 661 संत स्तरीय सामग्रियों का शोधन। ये बहुत ही अद्भुत लग रहा है। वांग हाओ ने अपनी मुट्ठियां भींच ली, उसकी मांसपेशियां तन गईं और उसने ऊर्जा का एक जबरदस्त प्रवाह महसूस किया, मानो लाखों शक्तिशाली विद्युत धाराएं उसकी कोशिकाओं से होकर बह रही हों। अब वांग हाओ की कोशिका घनत्व बहुत अधिक है और प्रत्येक कोशिका में निहित ऊर्जा एक सामान्य 9वें स्तर के नौसिखिए की तुलना में 10,000 गुना से भी अधिक मजबूत है। अपने शरीर के क्लोन को बुलाने के बाद वांग हाओ एक उन्मादी आमने सामने की लड़ाई में शामिल होने के लिए बेताब था। इस बार वांग हाओ ने अपने भीतर एक अभूतपूर्व शक्ति का अनुभव किया। हर हरकत से एक अजय आभा निकल रही थी, जिससे हर मुक्का ऐसा लग रहा था मानो वह किसी पहाड़ को तोड़ सकता है। बैंग 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 टिल्ड, एक के बाद एक कई मुंह के साधक के क्लोन की छाती पर पड़े। अंत में शरीर के साधक क्लोन की त्वचा पर मुट्ठी के हल्के निशान रह गए। इस आक्रोश के बाद वांग हाओ को पूरी तरह से संतुष्टि महसूस हुई। उसने अपने अंदर दबी सारी निराशा को बाहर निकाल दिया। वाह, मौका देखकर चौका मारते हैं और संत श्रेणी की सामग्री को परिष्कृत करने की कोशिश करते हैं। अभी मेरा शरीर एक निम्न श्रेणी के संत कलाकृति के बराबर है, जो मोटे कबीले के मोए के लगभग तुलनीय है। लेकिन यह मेरे वर्तमान शरीर साधना क्लोन से कहीं अधिक हीन है। इससे पहले जब वांग हाओ ने शरीर साधक के क्लोन पर मुक्का मारा था, तो न केवल उसकी मुट्ठी खून से लथपथ हो गई थी, बल्कि अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी वह क्लोन पर एक बाल भी खरोंच नहीं लगा सका था। अब वांग हाओ की सच्ची ड्रैगन रक्तरेखा के पहले विकास के बाद उसका शरीर एक निम्न श्रेणी की पवित्र कलाकृति के समान है। हालांकि यह अभी भी किसी साधक के क्लोन जितना अच्छा नहीं है, लेकिन कम से कम उस पर मुट्ठी का निशान तो छोड़ ही सकता है। यदि उसका सामना मोटे जनजाति के मोए जैसे किसी अन्य शरीर साधना विशेषज्ञ से होता, तो वांग हाओ अपने मानव शरीर से उस हमले का सामना करने में सक्षम होता। वांग हाओ पालथी मारकर बैठ गया और उसने संत स्तर की सामग्री को अपनी हथेली में अपने सामने पकड़ रखा था। फिर साधना विधि का उपयोग करके 720 EQ पॉइंट्स और डांटियन में ड्रैगन एसेंस पावर को सक्रिय करें। गोल्डन स्केल ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक के धीरे धीरे सक्रिय होने के बाद शरीर में धीरे धीरे एक ड्रैगन के आकार का मेरिडियन डायग्राम बनने लगा, जिसका सिर और पूंछ आपस में जुड़े हुए थे। अपनी आंतरिक ऊर्जा को एक पूर्ण चक्र तक प्रवाहित करने के बाद उसके शरीर में ड्रैगन के आकार का नाड़ी आरेख थोड़ा और चमकीला हो गया। इसी बीच उसके हाथों में मौजूद पवित्र पदार्थ उसकी हथेलियों के माध्यम से सीधे उसके शरीर में समाहित हो रहे थे, क्योंकि उसके शरीर में ड्रैगन ऊर्जा का संचार हो रहा था। हर सांस लेने और छोड़ने के साथ हवा और बादल हिल रहे थे। वांग हाओ के हाथ बिल्कुल इस ड्रैगन के आकार की मध्याह्न रेखा के 2 ड्रैगन पंजे हैं। ड्रैगन के दोनों पंजों के संपर्क में आते ही संत स्तर की सामग्री तरल धाराओं में परिवर्तित हो गई, जो पंजों में समा गई और फिर ड्रैगन के पूरे शरीर में उसकी नसों के साथ फैल गई। शीत रक्त वाली पशु रानी बच्चे के पिता पर हमला। जल्द ही जैसे जैसे शक्ति का संचार जारी रहा, ड्रैगन के दोनों पंजों ने संत स्तर की सामग्री को अधिक से अधिक अवशोषित कर लिया। वांग हाओ की हथेली में मौजूद संत स्तर की दोनों टाइलें तेजी से और पूरी तरह से अवशोषित हो गईं। तुरंत ही वांग हाओ ने 2 और संत श्रेणी की सामग्रियां उठाईं और उन्हें परिष्करण के लिए अपनी हथेली में रख लिया। पूरी प्रक्रिया बहुत सुचारू रूप से संपन्न हुई। वांग हाओ को आश्चर्य हुआ कि शोधन प्रक्रिया बहुत आसान थी, खाने पीने जितनी सरल। सभी परिष्कृत संत स्तरीय सामग्री अंततः वांग हाओ के शरीर के भीतर स्थित ड्रैगन के आकार की नाड़ियों द्वारा अवशोषित कर ली गई। पवित्र श्रेणी की सामग्री को अवशोषित करने के बाद ड्रैगन के आकार की नसों में एक नाटकीय परिवर्तन आया। शक्ति के संचार होने पर मूल रूप से धुंधली ड्रैगन के आकार की आकृति को केवल उसकी अनुमानित रूपरेखा में ही देखा जा सकता था, और वह भी संत स्तर की सामग्री को केवल 5 घंटे तक आत्मसात करने के बाद। यह आभासी और धुंधली ड्रैगन के आकार की नस मानो एक सजीव वस्तु बन गई, मानो सांस ले रही हो। जैसे ही वांग हाओ ने अपनी शक्ति का संचार किया, ये नस सांस लेने और छोड़ने लगी, लगातार ड्रैगन के सार को अवशोषित और उत्सर्जित करती रही,
और बड़ी मात्रा में संत स्तरीय सामग्रियों को परिष्कृत करके एक ड्रैगन शरीर में परिवर्तित करती रही। 5 घंटे की प्रक्रिया और अवशोषण के बाद ड्रैगन का आकार उभरने लगा था और वांग हाओ के शरीर के भीतर एक जीवंत ड्रैगन जैसा दिखने लगा था। यहाँ तक कि उसके शरीर पर मौजूद ड्रैगन की हर एक परत सुनहरी रोशनी से जगमगा रही थी, जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। जब वांग हाओ अपनी ऊर्जा का संचार बंद कर देता है तो छोटा सुनहरा ड्रैगन आज्ञाकारी रूप से छिप जाता है, एक पिन के सिरे के आकार का हो जाता है और वांग हाओ के पूरे शरीर की नसों में विचरण करता रहता है। एक ही विचार से वांग हाओ उसके शरीर के किसी भी हिस्से पर कब्जा कर सकता था। जब छोटा सुनहरा अजगर पूरे शरीर में घूम गया तो वो एक धधकते अग्नि अजगर की तरह हो गया, जो नसों में मौजूद सभी अशुद्धियों और अवरोधों को जलाकर राख कर देता है, जिससे नसें शुद्ध और मजबूत हो जाती हैं। शरीर भर में फैली ड्रैगन के आकार की नसें जब बड़ी मात्रा में पवित्र पदार्थों को अवशोषित करती हैं, तो ये पवित्र पदार्थ सार के धागों में परिवर्तित हो जाते हैं, जिन्हें पूरे शरीर में स्थित एक्यूपॉइंट्स द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। जैसे ही वांग हाओ ने अपनी आंतरिक ऊर्जा का संचार किया, उसके पूरे शरीर के एक्यूपॉइंट्स में सुनहरी रोशनी चमकी और फीकी पड़ गई, मानो कोई सुनहरा ड्रैगन लयबद्ध रूप से सांस ले रहा हो। ड्रैगन ऊर्जा को परिष्कृत करने और शरीर के एक्यूपॉइंट्स के माध्यम से प्रसारित करने के बाद ये ड्रैगन के आकार की ऊर्जा धाराओं में परिवर्तित हो जाती है, जो फिर विभिन्न एक्यूपॉइंट्स में प्रवेश करती हैं। 3 दिन बाद वांग हाओ द्वारा संत स्तर की सामग्रियों को अवशोषित करने की प्रक्रिया एक गतिरोध पर पहुंच गई थी और उन्हें अवशोषित करना जारी रखना बेहद मुश्किल था। इसलिए वांग हाओ ने साधना करना ही बंद कर दिया। बाद में वांग हाओ को पता चला कि उसने केवल 3 दिनों में 100,000 जिन संत स्तरीय सामग्री को अवशोषित कर लिया था। हैरानी की बात यह थी कि उसका वजन केवल 100 पाउंड से भी कम बढ़ा था और वांग हाओ का वजन अब 300 पाउंड से भी कम था। पिलो गेम, द कोल्ड हस्बैंड्स लिटिल डार्लिंग। उन शक्तिशाली शारीरिक साधना वाले कुलों के प्रतिभाशाली लोगों की तुलना में वांग हाओ का वजन एक सेम के अंकुर के समान है, क्योंकि उसकी शारीरिक बनावट भी वैसी ही है। ध्यान रहे कि मोए, जो मोटी जनजाति का योद्धा था, उसकी लंबाई केवल 4 मीटर से थोड़ी अधिक थी, लेकिन उसका वजन हजारों किलोग्राम था, जो बेहद भयावह था। प्राचीन काल में प्रत्येक नवजात ड्रैगन शावक का वजन लाखों किलोग्राम होता था और कुछ भयानक प्राचीन जानवर ग्रह जितने बड़े पैदा होते थे, जिनका वजन कल्पना से परे था। ये भयानक जीव साधना के अंतिम चरणों में पहुंचने के बाद अपनी इच्छा अनुसार अपने शरीर के आकार को नियंत्रित कर सकते हैं। पूरे शरीर की कोशिकाएं पूरी तरह से दानेदार हो चुकी हैं और आसानी से अपना आकार बदल सकती हैं, इतनी बड़ी कि सूरज को ढक सकती हैं और चंद्रमा से तारे आसानी से तोड़ सकती हैं, से लेकर इतनी छोटी कि केवल एक अणु के आकार की हो सकती हैं। संत स्तर की सामग्रियों को अवशोषित और परिष्कृत करने के बाद अपने भौतिक शरीर की रक्षात्मक क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए उसने अपने शरीर के साधक क्लोन को फिर से एक अभ्यास साथी के रूप में बुलाया। स्विश टिल्ड। अपने पैरों की हल्की सी हरकत से ही वांग हाओ तीर की तरह शरीर साधक के क्लोन की ओर बढ़ गया। अचानक गति ने ध्वनि अवरोध को तोड़ दिया और उनके पीछे अंतरिक्ष में तुरंत ही ध्वनि तरंगों का एक लंबा बादल बन गया। अरे वाह, ये तो बहुत तेज है। इसकी गति ध्वनि की गति से कम 100 गुना अधिक है। और ये तो बस एक मामूली हलचल है। वांग हाओ बेहद उत्साहित था। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मेरे शरीर में इतने बड़े बदलाव आएंगे। परीक्षण के बाद वांग हाओ की पूरी गति से दौड़ने की रफ्तार ध्वनि की गति से 300 गुना अधिक हो सकती है। यदि वो मछली की तरह तैरने की तकनीक का उपयोग करता है तो वह आसानी से ध्वनि की गति से 500 गुना अधिक गति प्राप्त कर सकता है। ये पहले से 30 गुना से भी ज्यादा तेज है। वास्तव में शरीर ही सब कुछ का आधार है। शारीरिक शक्ति जितनी अधिक होगी, उतनी ही अधिक भयानक क्षमताओं का प्रदर्शन किया जा सकता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि प्राचीन काल में शारीरिक शक्ति बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने वाली जातियां उच्च स्थान पर रहीं। फिर वांग हाओ ने शरीर साधक के क्लोन पर पूरी ताकत से एक मुक्का मारा। वांग हाओ ने इस मौके में किसी भी तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया,
वह सिर्फ अपने साधारण मुक्के की ताकत का परीक्षण करना चाहता था। वांग हाओ का मुक्का सीधे शरीर साधक के क्लोन की छाती पर लगा। टकराना। एक जोरदार धमाके के बाद शरीर साधना करने वाले का क्लोन तेज गति से पीछे की ओर उड़ गया। उसकी छाती में मुट्ठी के आकार का एक बड़ा 1 फुट गहरा गड्ढा पहले से ही बना हुआ था और उसकी त्वचा मकड़ी के जाले की तरह फटी हुई थी। इस प्रहार ने स्पष्ट रूप से एक उच्च श्रेणी की पवित्र कलाकृति के समान रक्षा कवच को भेद दिया था। इसने साधक के क्लोन के शरीर पर गंभीर बाहरी चोटें पहुंचाईं। _7sh स्टॉप्ड अध्याय 662 मेरा हृदय कड़वाहट से भरा हुआ है। कुछ समय पहले तक वांग हाओ के सर्वांगीण हमले के तहत लियांती शियू के क्लोन के शरीर का एक भी बाल नहीं हिल सका था, और अब केवल कुछ ही दिन बीते हैं और इतने शानदार परिणाम प्राप्त हो चुके हैं। ये सभी परिवर्तन सच्चे ड्रैगन वंश के विकास से मिलने वाले लाभों के अलावा शारीरिक संरचना को संत स्तर की सामग्री में परिष्कृत करने से भी निकटता से संबंधित हैं। अब संत स्तर की अधिकांश सामग्री शरीर के स्पर्श बिंदुओं और दंतियन में समाहित हो चुकी है, जबकि एक छोटा हिस्सा पूरे शरीर में फैलकर रक्त और मांस कोशिकाओं में समाहित हो गया है। इससे न केवल शारीरिक शक्ति और गति में गुणात्मक वृद्धि हुई है, बल्कि शरीर की रक्षा प्रणाली भी और अधिक शक्तिशाली हो गई है। ताइवानी उपन्यास पढ़ने के लिए यह बहुत बढ़िया है। पहले जब उसके अंदर असली ड्रैगन वंश जागृत हुआ था, तब उसकी शारीरिक क्षमता एक निम्न श्रेणी की पवित्र कलाकृति के बराबर थी। अब 100,000 जिन की अतिरिक्त पवित्र सामग्री को परिष्कृत करने के बाद उसकी शारीरिक क्षमता और भी उच्च स्तर पर पहुंच गई है। अब वांग हाओ के मानव शरीर की रक्षा क्षमता लगभग उसके भौतिक साधना क्लोन के बराबर है, जो लगभग मध्य श्रेणी के पवित्र कलाकृति के शिखर तक पहुंच चुकी है। यदि वह और अधिक पवित्र सामग्रियों के साथ सम्मिलन कर ले, तो अंततः वह उच्च श्रेणी के पवित्र कलाकृति की दुर्जेय रक्षा शक्ति प्राप्त कर लेगा। वांग हाओ, जिसने लगभग आधे महीने से अपना चेहरा नहीं दिखाया था, अब लगभग हर दिन बूढ़े राक्षसों का एक बड़ा समूह उससे मिलने आता है। गैलेक्सी टीम के सदस्यों ने इससे पहले ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा था और एक पल के लिए वे स्तब्ध रह गए। 10 दिन पहले गैलेक्सी टीम के 5 सदस्यों ने अपनी दवा पूरी कर ली थी। मू किंग को छोड़कर, जो केवल 9वें रैंक के उन्नत स्तर तक ही पहुंची थी, बाकी सभी 9वें रैंक के शिखर पर पहुंच गए थे। उनमें से नामी ने सबसे तेजी से सुधार किया। शायद वह जन्मजात प्रतिभाशाली थी और पिछले 3 वर्षों से उसकी मानसिक स्थिति के कारण उसकी साधना बाधित रही थी। वांग हाओ के मार्गदर्शन और औषधियों की सहायता से मात्र 3 दिनों में जलपरी नामी की शक्ति 9वें स्तर के प्रारंभिक चरण से बढ़कर 9वें स्तर के शिखर तक पहुंच गई। इसमें पूरे 3 छोटे स्तरों का सुधार हुआ है। वह लगभग हर दिन बेहतर प्रदर्शन कर रहा था। सुधार की यह चौंका देने वाली गति सभी को अवाक कर गई। यहाँ तक कि वांग हाओ भी बेहद ईर्ष्यालु था। वांग हाओ ने मज्जा शुद्धिकरण की गोलियां और स्वर्गीय तारा अमृत का भी भरपूर सेवन किया, लेकिन शरीर की ऊर्जा बढ़ाने के अलावा उनसे कोई फायदा नहीं हुआ। शायद वांग हाओ का शारीरिक गठन आम लोगों से अलग था, या फिर उसके असली ड्रैगन वंश के कारण साधारण आध्यात्मिक औषधियों का उस पर अब ज्यादा असर नहीं होता था। वांग हाओ के गैलेक्सी टीम हाउस के कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचते ही उनके स्मार्ट ब्रेसलेट पर सैकड़ों टेक्स्ट मैसेज आने लगे। 3 संदेश कियानबू एयर की ओर से थे, जिनमें से एक धन्यवाद का संदेश था, जो काफी बनावटी था और जिसे वांग हाओ ने बस सरसरी नज़र से देखा और अनदेखा कर दिया। वांग हाओ को सबसे ज्यादा दिलचस्पी 2 अरब योगदान पॉइंट्स में थी, जो उसके स्टार कार्ड में ट्रांसफर किए गए थे। स्टार रियल्म कॉन्क्वेस्ट, क्वीन प्लीज हग मी। मास्टर वांग हाओ, इस बार कुल 39 मज्जा शुद्धिकरण गोलियां बेची गईं, जिनसे कुल 4.18 अरब योगदान अंक प्राप्त हुए। दुकान का किराया और विज्ञापन खर्च घटाने के बाद 2.5 अरब योगदान अंक बचे। मैंने निःसंकोच 500 मिलियन योगदान अंक स्वीकार किए और शेष 2 अरब योगदान अंक आपके खाते में भेज रहा हूँ। मुझे आशा है कि मास्टर वांग हाओ, भविष्य में यदि आपके पास बेचने के लिए कोई आध्यात्मिक औषधि हो, तो आप मुझे कियानबू एयर याद रखेंगे।
मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ। 100 मिलियन योगदान पॉइंट से अधिक की प्रत्येक मज्जा शुद्धिकरण गोली की औसत कीमत वांग हाओ की अपेक्षाओं से कहीं अधिक हो गई है। वांग हाओ को मूल रूप से उम्मीद थी कि अगर प्रत्येक मज्जा शुद्धिकरण गोली 5 मिलियन योगदान अंकों में बिक सके तो वह खुश होगा। अप्रत्याशित रूप से अस्थि मज्जा शुद्धिकरण गोली को बाजार से मिली प्रतिक्रिया वांग हाओ की अपेक्षा कहीं बेहतर थी। वाह, मैंने इतनी आसानी से 2 अरब योगदान अंक अर्जित कर लिए। अगर इन योगदान अंकों को युद्ध योग्यता में बदला जा सकता तो मैं तुरंत पृथ्वी पर वापस जाना चाहता। अगर मैं इन 2 अरब योगदान अंकों को एक अजेय बेरे के बदले में दे दूं, तो मैं वर्तमान अराजक तारामंडल में किसी भी शक्ति को आसानी से कुचल सकता हूँ। खुशी कभी कभी बहुत अचानक मिल जाती है। हालांकि ये सोचकर कि उसने जो लाखों पुण्य अर्जित किए थे वे अभी भी कहीं नहीं मिल रहे थे, वांग हाओ की खुशी आधी ही कम हो गई। इस भारी भरकम रकम से हम काफ़ी अच्छी सामग्रियां हासिल कर पाएंगे। मो संप्रदाय के खंडहरों से बची हुई संत श्रेणी की सामग्रियों के साथ मिलाकर हम एक बेहतरीन युद्ध तलवार बना पाएंगे। इसके अलावा सभी फेंकने वाले चाकुओं को संत श्रेणी की सामग्रियों से बदल दिया जाएगा। गैलेक्सी टीम के प्रत्येक सदस्य को संत श्रेणी का कवच और संत श्रेणी का हथियार भी मिलेगा। वांग हाओ ने हथियार बनाने की अपनी अगली सामग्री की सूची तैयार करना शुरू किया। जब वह गहरी सोच में डूबा हुआ था, तभी एक और विशिष्ट अतिथि आ पहुंचा। यह नवागंतुक कोई और नहीं बल्कि स्टार सोसाइटी की मिल्की वे शाखा का एक वरिष्ठ सदस्य सू त्यानहे था। मास्टर वांग हाओ, हम पिछले कुछ दिनों से आपकी तलाश में लगे हुए हैं। आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि आपके गायब होने के बाद से पिछले 2 हफ्तों में मिल्की वे स्टार सोसाइटी की पूरी शाखा में कितनी अफरा तफरी मची हुई है। सू त्यानहे थका हुआ लग रहा था, जिससे साफ पता चल रहा था कि वह पिछले कुछ दिनों से अत्यधिक तनाव में था और मानसिक दबाव के कारण उसे ठीक से आराम नहीं मिल पाया था। आखिर हुआ क्या? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, एल्डर सू? शियान चोंग, ओल्ड सू ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, ये सब आपके द्वारा परिष्कृत किए गए स्वर्गीय तारा आत्मा तरल में आई समस्या के कारण है। क्या? बिल्कुल नहीं। मैंने पहले से तैयार किए गए दिव्य तारा अमृत का परीक्षण किया था। इसके औषधीय प्रभावों में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? मैं, वांग हाओ, अपनी ईमानदारी की गारंटी दे सकता हूँ। वांग हाओ की गलतफहमी देखकर ओल्ड सू ने तुरंत हाथ हिलाकर समझाया। ओह, मुझसे गलती हो गई। बात यह नहीं है कि हेवनली स्टार एलिक्जिर में कोई समस्या है, बल्कि इसके औषधीय प्रभाव तो बहुत ही बढ़िया हैं। पिछली बार मैंने आपसे हेवनली स्टार एलिक्जिर की 11 शीशियाँ ली थीं और उनमें से एक मैंने अपने एक जूनियर को दी, तो वह छोटा लड़का सीधे उन्नत 8वें रैंक से शुरुआती 9वें रैंक पर पहुंच गया और उसके शरीर में वर्षों से जमा हुए छिपे हुए घाव ठीक हो गए। यहाँ तक कि उसकी साधना में आई रुकावट भी दूर हो गई और 1 महीने से भी कम समय में उसकी साधना का स्तर फिर से बढ़ गया और अब वो उन्नत 9वें रैंक पर है। मुझे नहीं पता कि किस कमीने ने यह अफवाह फैलाई, लेकिन अब मैं हर दिन एक भगोड़े की तरह हूँ, लगातार उन बुरे कमीनों से छिपता रहता हूँ। मुझे देखते ही हर बुरा कमीना मुझसे दिव्य तारा अमृत मांगने लगता है। मैं उन्हें नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता, इसलिए उनसे बचने की कोशिश कर रहा हूँ, पर इसका कोई फायदा नहीं। इन बेशर्म बुरे कमीनों ने तो मेरे परिवार को भी धमकी दे दी है। अगर मैंने उन्हें दिव्य तारा अमृत नहीं दिया तो वे मेरे परिवार का इस्तेमाल करेंगे। मैं इन बुरे कमीनों का मुकाबला नहीं कर सकता। वांग हाओ अवाक रह गया। बूढ़े सू की आंखें चमक उठी, मानो उसे जीवन की कोई किरण मिल गई हो। मास्टर वांग हाओ, कृपया मुझ पर दया कीजिए और मेरे पूरे परिवार को बचा लीजिए। मैं लालची नहीं हूँ, अगर आप में थोड़ी भी दया है तो मुझे 104 बोतलें दे दीजिए। अरे नहीं, ये बूढ़े बदमाश तो बहुत ही क्रूर हैं। तो फिर मुझे और मेरे 100 से ज़्यादा लोगों के परिवार को बचाने के लिए मुझे 1000 या 800 बोतलें दिव्य तारा अमृत दे दीजिए। आंखों से आंसू बहते हुए बूढ़े सू ने अपने दोनों सूखे बूढ़े हाथों से वांग हाओ की आस्तीन को कसकर पकड़ लिया। उसकी भावनाएं उमड़ रही थीं, जिससे वांग हाओ ने भौहें चढ़ा लीं। क्या यही बात आपको परेशान कर रही है, श्री सू?
सही कहा, तुम्हें नहीं पता, तारामंडल समाज की आकाशगंगा शाखा में मैं साधना में सबसे निचले स्तर पर हूँ। वे बूढ़े लोग सिर्फ अपनी ताकत का प्रदर्शन करना जानते हैं। मैं उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता। और आकाशगंगा के उन बड़े परिवारों में से ऐसा कौन सा परिवार है जिसमें एक दो बूढ़े बदमाश सत्ता पर काबिज नहीं हैं? पूरी आकाशगंगा में 100 साल से अधिक उम्र का कौन सा विशेषज्ञ मुझे सूत्यानहे को नहीं जानता। मैं मन ही मन दुखी हूँ। उद्धरण चिन्ह _7sh स्टॉप्ड अध्याय 663 एक तारा राक्षस ज्वार जो 0 वर्षों में एक बार सामना होता है। ओल्ड सू की शिकायतों के सामने वांग हाओ कुछ हद तक बेबस था। एक उच्च कोटि के विशेषज्ञ को इतना निर्लज बना देना कि वह मेरे सामने रोए और गिड़गिड़ाए, अपने दिल की सारी बात कह दे। वांग हाओ को लगा कि कुछ गड़बड़ है। एल्डर सू, कृपया ऐसा मत कीजिए। मैंने आपसे पहले ही वादा किया था कि मैं हेवनली स्टार स्पिरिट लिक्विड किसी और को नहीं बेचूंगा, इसलिए निश्चिंत रहिए। मैंने निम्न श्रेणी से लेकर उच्च श्रेणी तक का एक और बैच तैयार कर लिया है। मैं अभी आपको प्रत्येक श्रेणी की 20 शीशियां दे रहा हूं, और यदि यह पर्याप्त नहीं हुआ तो मैं बाद में और उपलब्ध करा दूंगा। क्या तुमने तो उच्चतम श्रेणी का स्वर्गीय तारा आत्मा तरल भी बना लिया? ओल्ड सू की आंखें पूरी तरह से चौंक गईं। वांग हाओ ने सिर हिलाया। दिव्य तारा अमृत को परिष्कृत करने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती। अगर वांग हाओ पूरी कोशिश करे तो पर्याप्त सामग्री उपलब्ध होने पर एक दिन में हजारों सर्विंग्स तैयार करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। हालांकि सेलेस्टियल स्टार ग्रास एक नियंत्रित औषधीय जड़ी बूटी है और इसकी सामग्री मिलना मुश्किल है, इसलिए सेलेस्टियल स्टार एलिक्सिर के बड़े पैमाने पर शोधन में सीमाएं हैं। सौभाग्य से वांग हाओ को मो संप्रदाय के खंडहरों में 10,000 वर्ष से अधिक औषधीय गुणों वाली कई उत्कृष्ट स्वर्गीय तारा घासें मिलीं। अब जब उन्हें नीले ड्रैगन क्षेत्र में रोपित कर दिया गया है, तो उनके लिए जितनी चाहे उतनी स्वर्गीय तारा घासें प्राप्त करना कोई समस्या नहीं है। हालांकि वांग हाओ स्वाभाविक रूप से इस रहस्य को इतनी आसानी से प्रकट नहीं करेगा। एल्डर सू, जैसा कि आप जानते हैं, हीरो सिटी में हेवनली स्टार ग्रास एक प्रतिबंधित औषधीय जड़ी बूटी है और इसकी मासिक बिक्री सीमित है। इसलिए भविष्य में यदि आप हेवनली स्टार एलिक्सिर चाहते हैं तो कृपया हेवनली स्टार ग्रास और अन्य सामग्री से भुगतान करें। आखिरकार एक कुशल रसोया भी चावल के बिना खाना नहीं बना सकता। सामग्री के बिना मैं आपकी मदद करने में असमर्थ हूँ। ओल्ड सू को स्वाभाविक रूप से वांग हाओ के सुझाव पर कोई आपत्ति नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल, ओल्ड सू के लिए वांग हाओ अब एक उपकारक और धन का वृक्ष था, इसलिए उसे वांग हाओ की हर बात माननी पड़ती थी। वांग हाओ को अचानक एक विचार आया और उसने कहा, बेशक, कुछ बहुमूल्य आध्यात्मिक जड़ी बूटियां तो और भी बेहतर होंगी। अगर यह किसी आध्यात्मिक जड़ी बूटी का बीज हो या हाल ही में खोजी गई कोई आध्यात्मिक जड़ी बूटी हो, तो कीमत दोगुनी हो सकती है। मास्टर वांग हाओ, क्या आप अपनी खुद की आध्यात्मिक जड़ी बूटियां उगाना चाहते हैं? एल्डर सू ने पूछा। मुझे ये विचार आया था, लेकिन मैंने इसे यूं ही कह दिया था। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर नहीं हुआ तो भूल जाइए। ओह, बूढ़े सू ने लापरवाही से जवाब दिया, लेकिन साथ ही साथ चीजों पर पैनी नजर भी रखी। वृद्ध गुरु सू स्वाभाविक रूप से इस यात्रा से प्रसन्न थे, क्योंकि वे पहले ही अपना प्राथमिक लक्ष्य प्राप्त कर चुके थे, स्वर्गीय तारा अमृत, वीरता का मार्ग। हालांकि इसके बाद अचानक घटी एक छोटी सी निजी घटना ने ओल्ड सू को थोड़ा असहज महसूस कराया। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इस वर्ष मास्टर वांग हाओ की आयु कितनी है? क्या उनकी पत्नी है? वे कहाँ से हैं? वांग हाओ को यह अजीब लगा कि ओल्ड सू ने अचानक उससे ये सवाल पूछ लिया। मेरी उम्र ठीक 20 साल है और मैं अविवाहित हूँ। मेरा गृहनगर जियांगनान शहर है। श्रीमान सू, आपने अचानक मुझसे ये क्यों पूछा? बूढ़े सू का चेहरा अचानक लाल हो गया, उसका झुर्रीदार चेहरा एक घिनौने गुलदाउदी के आकार में बदल गया। फिर उसने चापलूसी भरी मुस्कान दी। सच कहूँ तो मैं सूत्यानहे की एक पोती है जो लगभग मास्टर वांग हाओ की ही उम्र की है। वह फूल की तरह सुंदर है। अगर मास्टर वांग हाओ को कोई आपत्ति न हो
तो वह आपकी रखेल बनकर आपके साथ रह सकती है और आपके दैनिक जीवन की देखभाल कर सकती है। ये बहुत अच्छा होगा। मास्टर, निश्चिंत रहें, मेरी पोती बिल्कुल शुद्ध है, एकदम कुंवारी है। वांग हाओ को विश्वास नहीं हो रहा था कि ओल्ड सू दलाल बन गया है और उसके करीब आने के लिए अपनी पोती को रखेल के रूप में पेश करने को तैयार है। वांग हाओ ये देखकर अवाक रह गया कि किसी ने शादी से पहले ही पत्नी को अपना लिया है। इसके अलावा, हालांकि गैलेक्टिक फेडरेशन के कानून बहुविवाह को प्रतिबंधित नहीं करते हैं, लेकिन इस तरह के मामले को अचानक सामने लाना और खुलेआम इस पर चर्चा करना वांग हाओ जैसे कठोर हृदय वाले व्यक्ति को भी शर्म से लाल कर देने के लिए काफी था। श्रीमान सू, कृपया इस बारे में ज्यादा मत सोचिए। मैं, वांग हाओ, उस तरह का इंसान नहीं हूँ। जबरदस्ती के रिश्ते कभी सुखद नहीं होते, और वैसे भी मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहता। चलिए इस मामले को यहीं खत्म करते हैं, फिर कभी इसका जिक्र मत कीजिएगा। ठीक है। चूंकि मास्टर वांग हाओ ने कहा है कि वे इसका जिक्र नहीं करेंगे, तो फिर नहीं करें। ओल्ड सू ने तुरंत निराशा का भाव दिखाया। कितना अच्छा मौका था, यूं ही बर्बाद हो गया। उसने मन ही मन आह भरी। वैसे, मास्टर वांग हाओ, स्टाररी स्काई सोसाइटी के निगरानी आंकड़ों के अनुसार 1000 साल में एक बार आने वाला तारा राक्षसी प्रकोप समय से पहले शुरू हो सकता है। कृपया पहले से तैयारी कर लें। इस राक्षसी प्रकोप से निपटने के लिए स्टाररी स्काई सोसाइटी अलौकिक तारा राक्षसों को मारने के लिए योगदान अंक और युद्ध योग्यता में उल्लेखनीय वृद्धि कर सकती है। टीमों के लिए युद्ध योग्यता अर्जित करने और अपनी रैंकिंग में सुधार करने का ये जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर है। एक तारा राक्षस की लहर। वांग हाओ मन ही मन हैरान था। वांग हाओ स्वाभाविक रूप से तारा जीवों से परिचित था। शून्य में सुरंग खोदने वाला जीव, शियाओ होंग, एक पवित्र जीव की रक्तरेखा वाला तारा जीव था। एक सुपरस्टार निर्माता। बुरा नहीं है। ये स्टार बीस्ट टाइड काफी बड़ा हो सकता है। हीरो सिटी की सभी 30,000 टीमें ही नहीं, बल्कि आमतौर पर कंजूस रहने वाली वॉर अकेडमी भी अपनी अग्रिम टुकड़ी को इस नरसंहार में शामिल होने के लिए भेजेगी। युद्ध अकादमी। वांग हाओ ने ये शब्द पहली बार नहीं सुना था। पहले तो वांग हाओ को लगा कि यह गैलेक्सी फेडरेशन की पहली सैन्य अकादमी जैसा कोई विश्वविद्यालय है, जो योग्य सैनिकों के एक समूह को प्रशिक्षित करता है। हालांकि, वांग हाओ को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि वॉर अकेडमी भी हीरो सिटी की तरह ही एक अलौकिक संस्था थी, जो अल्फा यूनिवर्स की रक्षा करती थी। वॉर अकेडमी लगभग हीरो सिटी जितनी ही पुरानी है। ऐसा लगता है कि यह अल्फा यूनिवर्सल के जन्म के कुछ ही समय बाद अस्तित्व में आई थी। सुपर फोर्ट्रेस के विपरीत, जो लचीले और विविध युद्ध अभियानों के लिए छोटे, मोबाइल दस्तों पर निर्भर करता है, युद्ध अकादमी मुख्य रूप से समन्वित अभियानों के लिए बड़े पैमाने पर सैन्यीकृत युद्ध समूहों को प्रशिक्षित करती है। इससे पहले, वांग हाओ के सभी साथी कैदी जिन्हें बाह्य युद्ध क्षेत्र में भेजा गया था, गैलेक्टिक पक्ष के युद्ध दल में शामिल हो गए थे। केवल वांग हाओ को अकेले सुपर फोर्ट्रेस में भेजा गया था, और वह गैलेक्टिक टीम का एकमात्र जीवित सदस्य बन गया। बाह्य क्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में, हीरो सिटी और युद्ध अकादमी अपने अपने तारामंडल के अनुसार मिशन को अंजाम देते हैं, और सामान्य परिस्थितियों में वे शायद ही कभी एक दूसरे का सामना करते हैं। हीरो सिटी में प्रवेश करने के बाद से कई मिशनों में वांग हाओ का सामना कभी भी युद्ध अकादमी से नहीं हुआ है। हीरो सिटी के बुजुर्गों के अनुसार, हीरो सिटी की टीमें पहले युद्ध क्षेत्र का व्यापक सर्वेक्षण करेगी, और यह पुष्टि करने के बाद ही कि क्षेत्र बहुत खतरनाक नहीं है, उन्हें युद्ध अकादमी में भेजा जाएगा। संक्षेप में, हीरो सिटी की टीमें खतरनाक टोही और बारूदी सुरंगों का पता लगाने वाले अभियानों के लिए जिम्मेदार हैं, जबकि युद्ध अकादमी बाद में सफाई और समतलीकरण अभियानों के लिए जिम्मेदार है। ये अभियान हीरो सिटी की टीमों के अभियानों की तुलना में काफी कम खतरनाक हैं। ओल्ड सू के संदेश ने गैलेक्सी टीम में सभी को बढ़ते दबाव का आभास करा दिया। लगता है हमें हथियार बनाने की योजना में तेजी लाने की जरूरत है। 1 महीना बहुत कम समय है। एल्डर सू को विदा करने के बाद वांग हाओ ने तुरंत मज्जा शुद्धिकरण गोलियों का एक बैच तैयार किया और उन्हें कियान बू एयर को बेचने के लिए दे दिया। इस बार
500 निम्न श्रेणी की मज्जा शुद्धिकरण गोलियों के अलावा उन्होंने 100 मध्यम श्रेणी की मज्जा शुद्धिकरण गोलियां और एक उच्च श्रेणी की मज्जा शुद्धिकरण गोली भी शामिल की, जिसे वांग हाओ ने कियान बो एर को अपने उपयोग के लिए दे दिया। कियान बो एर वांग हाओ के उदार दान के लिए अत्यंत आभारी थीं। _7sh स्टॉप्ड अध्याय 664 नीला ड्रैगन कड़ाही अपना असली रूप प्रकट करता है। ये अस्थि मज्जा शुद्धिकरण की गोलियां कियान बो एर को सौंपने के बाद वांग हाओ ने कियान बो एर को सामग्रियों की एक सूची भी दी और उनसे बड़ी संख्या में बहुमूल्य संत स्तरीय सामग्री और आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के बीज एकत्र करने में मदद करने के लिए कहा। आखिरकार कियान बो एर दशकों से हीरो सिटी में रह रही थी और पेशे से व्यवसायी थी। वांग हाओ के लिए ऐसे पेशेवर मामलों को पेशेवरों पर छोड़ देना कहीं अधिक आसान और कम मेहनत वाला काम था। कियान बो एर के घर से लौटने के बाद वांग हाओ ने हथियारों और कवच का एक बैच तैयार करने के लिए खुद को एकांत में लगाना शुरू कर दिया। फिलहाल हम मो संप्रदाय के खंडहरों से एकत्रित संत श्रेणी की सामग्रियों से ही काम चलाएंगे। कियान बो एर द्वारा और अधिक सामग्रियां एकत्रित किए जाने पर हम बाद में बेहतर सामग्रियां तैयार करेंगे। फिलहाल तो हमें इसी से काम चलाना पड़ेगा। 1000 वर्षों में एक बार आने वाला तारा राक्षस ज्वार जल्द ही फूटने वाला है। इसमें 1 महीना, आधा साल या 3 साल लग सकते हैं, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि तारा राक्षस ज्वार का विस्फोट होना तय है। वांग हाओ ने गैलेक्सी टीम को यथाशीघ्र उसकी चरम शक्ति तक पहुंचाने का फैसला किया। टीम की समग्र ताकत को बढ़ाने का एकमात्र तरीका वास्तविक युद्ध ही है। हर जानलेवा मिशन में जीवित रहें और लगातार लड़ाइयों में अपने कौशल को निखारें। बेशक अपनी पूरी युद्ध क्षमता को उजागर करने के लिए एक उपयुक्त और शक्तिशाली हथियार आवश्यक है। बाह्य अंतरिक्ष के ब्रह्मांड में बेहतर ढंग से जीवित रहने के लिए एक मजबूत कवच का होना आवश्यक है। हीरो सिटी में एक निम्न श्रेणी के पवित्र कलाकृति स्तर के युद्ध कवच की कीमत आसानी से सैकड़ों अरब योगदान अंक हो सकती है, जिससे यह अधिकांश टीमों के लिए एक विलासिता बन जाता है। इसके अलावा यह उपलब्ध तो है लेकिन बिक नहीं सकता, इसलिए वांग हाओ के पास इसे स्वयं परिष्कृत करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सबसे पहले वांग हाओ ने मो संप्रदाय के खंडहरों में जमीन को पक्का करने के लिए इस्तेमाल किए गए किंग्याओ पत्थर का उपयोग करके कई उपयोगी युद्ध तलवारें बनाईं। ये पहली बार था जब वांग हाओ संत स्तर की सामग्रियों को परिष्कृत कर रहा था और उसे इस बात पर बहुत संदेह था कि क्या वह उन्हें सफलतापूर्वक पिघला पाएगा। हालांकि वांग हाओ चुनौतियों से कभी पीछे हटने वालों में से नहीं रहे हैं। परिस्थिति जितनी चुनौतीपूर्ण होती है, वांग हाओ की लड़ने की भावना उतनी ही अधिक जागृत होती है। इस हथियार को गढ़ने के लिए वांग हाओ ने एजोर ड्रैगन कड़ाही का उपयोग करने का निर्णय लिया। अंततः दैवीय चेतना का उपयोग करके कलाकृतियों को परिष्कृत करने में बहुत अधिक मानसिक ऊर्जा खर्च होती है और यह बड़े पैमाने पर परिष्करण के लिए उपयुक्त नहीं है। इसके अलावा संत स्तरीय सामग्रियों को परिष्कृत करने के लिए नीले ड्रैगन कड़ाही का उपयोग करना अधिक विश्वसनीय विकल्प है। आत्मा साधक के क्लोन वांग हाओ को एजोर ड्रैगन कड़ाही के लो तापमान को नियंत्रित करने के लिए बुलाया गया था, जबकि वांग हाओ स्वयं एजोर ड्रैगन कड़ाही में संत स्तरीय सामग्री डालने के लिए जिम्मेदार था। हथियार बनाने की प्रक्रिया रसायन विद्या जितनी जटिल नहीं है और वांग हाओ को हथियार बनाने के उस्ताद की सारी यादें मौजूद हैं। अनगिनत अभ्यास सत्रों के बाद हथियार बनाने में उनका अनुभव अब एक उस्ताद के बराबर है। स्टेप बाय स्टेप पैम्परिंग द अबैंडन्ड कॉन्क्यूबिन एंड द हीलर सा काउंटर अटैक से वांग हाओ को केवल इस बात की चिंता थी कि विनाश की ज्वाला का तापमान संत स्तर की सामग्रियों को पिघलाने के लिए पर्याप्त उच्च नहीं था। यदि सामग्रियों को पिघलाने का पहला चरण ही पूरा नहीं किया जा सकता है, तो बाद के शोधन चरण समय की बर्बादी होंगे। इसलिए वांग हाओ ने बिना किसी रोक टोक के एजोर ड्रैगन कड़ाही के अंदर का तापमान उच्चतम संभव स्तर तक बढ़ा दिया। इसके बाद वांग हाओ के मानसिक नियंत्रण में आकर उसने 1 मीटर वर्ग का किंग्याओ पत्थर का फर्श का टुकड़ा किंगलोंग कड़ाही में फेंक दिया। 10 मिनट बाद विनाश की ज्वाला की तीव्र गर्मी के बावजूद नीले पत्थर की सतह पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई।
ये तापमान एक तारे के केंद्र के तापमान से भी अधिक था, फिर भी यह नीले पत्थर की सतह पर उकेरे गए टूटे हुए चिन्हों को भी भेद नहीं सका। वांग हाओ ने हार नहीं मानी और विनाश की ज्वाला का तापमान लगातार बढ़ाता रहा। आधे घंटे बाद किंग्याओ पत्थर के फर्श की सतह आखिरकार लाल हो गई, लेकिन अभी भी इसके पिघलने का कोई संकेत नहीं था। नहीं, ये प्रक्रिया बहुत धीमी है। पर्याप्त सामग्री पिघलाने में 1 महीने से अधिक समय लग सकता है। वांग हाओ गहरी सोच में डूब गया। एजोर स्टोन के फर्श को पिघलाते हुए वह ब्लैक पर्ल के पिछले मालिक और एक कुशल कारीगर मोदी की यादों को खंगाल रहा था, इस उम्मीद में कि उसे संत स्तर की सामग्री को पिघलाने का कोई तरीका मिल जाए। आधे घंटे बाद वांग हाओ के चेहरे पर कड़वाहट झलक रही थी। मास्टर मोजी की यादों को खंगालने के बाद वांग हाओ अवाक रह गया। जब मास्टर मोजी को संत स्तरीय सामग्रियां प्राप्त हुई तो उन्हें भी वांग हाओ जैसे ही दुविधा का सामना करना पड़ा। उनके पास संत स्तरीय सामग्रियां तो थीं, लेकिन उन्हें पिघलाने का कोई तरीका नहीं था। हथियारों को गढ़ने के लिए उनका उपयोग करना तो दूर की बात थी। बाद में संयोगवश मास्टर मोजी को लाल कमल की पृथ्वी अग्नि का एक अंश प्राप्त हुआ। पृथ्वी अग्नि के इस अंश को परिष्कृत करने के बाद ही मास्टर मोजी संत स्तरीय सामग्रियों को पिघलाकर सफलतापूर्वक एक अर्धदिव्य हथियार का निर्माण करने में सक्षम हुए और इस प्रकार उस ब्रह्मांड में शीर्ष हथियार निर्माण मास्टर बन गए। धरती की आग। मुझे इस तरह की विचित्र आग कहाँ मिलेगी जो आकाश और पृथ्वी द्वारा पोषित होती है। वांग हाओ अत्यंत व्याकुल था। हालांकि अचानक वांग हाओ के दिमाग में एक नया विचार आया। ये सही नहीं है। मैं संत स्तर की सामग्रियों को आसानी से परिष्कृत कर सकता हूँ, लेकिन उन्हें विनाश की ज्वाला से पिघला क्यों नहीं सकता? क्या इसके पीछे कोई रहस्य है जिसे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ? वांग हाओ को अचानक एहसास हुआ कि वह गोल्डन स्केल ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का उपयोग करके आसानी से सामग्रियों को परिष्कृत और उन्नत कर सकता है, और इसकी कुंजी ड्रैगन एसेंस पावर थी। क्या ये ड्रैगन युआन शक्ति का प्रभाव हो सकता है? इसी सवाल को ध्यान में रखते हुए वांग हाओ ने ड्रैगन के सार का एक अंश नीले ड्रैगन कड़ाही में डालने की कोशिश की। जैसे ही वांग हाओ ने ड्रैगन एसेंस को अपने अंदर समाहित किया, विनाश की ज्वाला ड्रैगन एसेंस से दूषित होते ही मानो उस पर खौलता हुआ तेल डाल दिया गया हो। मैं तुमसे सिवा किसी और से शादी नहीं करूंगा। एक भयंकर आग का गोला तेजी से फूटा और पलक झपकते ही एक विशालकाय अजगर के आकार की ज्वाला फूट पड़ी। इसने पलक झपकते ही एजोर ड्रैगन कड़ाही का ढक्कन भी पलट दिया। अचानक ज्वालाओं का काला अजगर फट पड़ा, तीव्र गर्मी से भर उठा और नीले अजगर के कड़ाहे के 10 मीटर के दायरे में फैले क्षेत्र को आग के झुलसते समुद्र में बदल दिया। काला अग्नि ड्रैगन पल भर में नीले ड्रैगन कड़ाही से बाहर निकल आया, अपने नुकीले दांत और पंजे दिखाते हुए, मानो वह नीले ड्रैगन कड़ाही के भीतर मौजूद मंत्रों की बेड़ियों से मुक्त होकर ऊपर की ओर उड़ने की कोशिश कर रहा हो, सारी स्वतंत्रता को पार करते हुए। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? विनाश की ज्वाला ने ड्रैगन एसेंस को प्रज्वलित कर दिया और सचमुच इतनी भयानक उच्च तापमान उत्पन्न कर दी। ये काला अग्नि ड्रैगन क्या है? लगता है ये जीवित है। ये देखकर वांग हाओ हक्का बक्का रह गया और उसकी मानसिक शक्ति भी लगभग जवाब दे गई। आग उगलने वाला काला अजगर लगभग आधे मिनट तक बना रहा, फिर धीरे धीरे शांत हो गया और उसके बाद भीतर मौजूद मंत्रों की सरनी द्वारा नीले अजगर के कड़ाहे के भीतर पूरी तरह से कैद कर लिया गया। इसके बाद जो कुछ हुआ उसे देखकर वांग हाओ पूरी तरह से अचंभित रह गया। क्लिक क्लिक क्लिक, एजोर ड्रैगन कड़ाही की सतह पर लगी कांस्य की परत दीवार से पेंट के उखड़ने की तरह धीरे धीरे उतरती हुई प्रतीत हो रही थी, और अंत में कड़ाही का वह हिस्सा सामने आ गया जो अंदर से पूरी तरह से चमकदार सोने का था। क्या यह एजोर ड्रैगन कड़ाही नकली हो सकती है, या कोई जाली या घटिया उत्पाद? वांग हाओ का चेहरा कुछ पीला पड़ गया। वांग हाओ ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से एजोर ड्रैगन कड़ाही की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद वह पूरी तरह से अचंभित रह गया। हे भगवान, ये तो बिल्कुल ही उद्धरण चिन्ह। वांग हाओ इतना हैरान था कि वह कुछ बोल नहीं सका। अपनी आध्यात्मिक शक्ति से एजोर ड्रैगन कड़ाही का निरीक्षण करने पर
वांग हाओ ने पाया कि यह पूरी तरह से एक नई औषधि कड़ाही में परिवर्तित हो गई थी। गलत, इसे औषधि का पात्र कहना बिल्कुल अनुचित है। यह अवश्य ही दिव्य कड़ाहा होगा। वांग हाओ के आश्चर्य के लिए एजोर ड्रैगन कड़ाही पूरी तरह से रूपांतरित हो गई थी, एक उच्च श्रेणी की औषधि कड़ाही से एक दिव्य कलाकृति में परिवर्तित हो गई थी। वांग हाओ को इस बात का पूरा यकीन इसलिए था कि एजोर ड्रैगन कड़ाही एक दिव्य कलाकृति बन गई है क्योंकि एजोर ड्रैगन कड़ाही के अंदर का स्थान पूरी तरह से बदल गया था। मूल एजोर ड्रैगन कड़ाही में हजारों छोटे छोटे स्थान थे और किसी एक स्थान का तापमान व्यक्ति के विचारों के अनुसार इच्छानुसार नियंत्रित किया जा सकता था। अब एजोर ड्रैगन कड़ाही के अंदर का स्थान अनंत रूप से विशाल स्थान जैसा है, और इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह है कि उस स्थान के नीचे आग का एक सागर है जो अंतहीन रूप से उठता रहता है। आग के इस असीम सागर के भीतर आग का एक काला अजगर स्वतंत्र रूप से विचरण करता है, अंतहीन लपटों के बीच आनंदपूर्वक घूमता रहता है। _7SH स्टॉप्ड अध्याय 665 हथियार परिष्करण। क्या यह नीला ड्रैगन कड़ाही सचमुच एक दिव्य कलाकृति हो सकती है? नीले ड्रैगन का कड़ाहा मूल रूप से एक कवच द्वारा सील किया गया था, जिससे यह एक साधारण औषधि कड़ाहे से अलग नहीं था। केवल जब मैंने ड्रैगन सार शक्ति का उपयोग किया, तभी यह सील टूटी और दिव्य कलाकृति नीले ड्रैगन का कड़ाहे का असली स्वरूप मेरे सामने पूरी तरह से प्रकट हुआ। वांग हाओ काफी देर तक अचंभित होकर वहीं खड़ा रहा, फिर उसे होश आया। गहन निरीक्षण के बाद वांग हाओ ने पाया कि उसने नीले ड्रैगन कड़ाही में जो संत स्तर की सामग्री डाली थी, वह पूरी तरह से पिघलकर मुट्ठी के आकार के तरल पदार्थ में बदल गई थी। मूल किंग्याओ पत्थर की फर्श की टाइल के पिघलने के बाद जो तरल पदार्थ बना था, उसका व्यास कम से कम 30 सेंटीमीटर था, लेकिन अब वह केवल एक मुट्ठी के आकार का रह गया है। वांग हाओ ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से पिघले हुए सियान क्वार्ट्ज तरल का सावधानीपूर्वक परीक्षण करने के बाद पाया कि उसमें मौजूद सभी अशुद्धियां शुद्ध हो चुकी थीं। गुणवत्ता में इतना सुधार किया गया है कि यह लगभग ईश्वर स्तरीय सामग्री के बराबर है। क्या ये कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ाकर नहीं बताया गया है? वांग हाओ को इस बदलाव के साथ तालमेल बिठाने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी। शांत होने के बाद वांग हाओ ने अपना संयम वापस पा लिया। ऐसा लगता है कि एजोर ड्रैगन कड़ाही एक दिव्य कलाकृति है और इसकी पूरी शक्ति केवल ड्रैगन सार का उपयोग करके ही उजागर की जा सकती है। अब जब हमें संत स्तर की सामग्रियों को पिघलाने की विधि मिल गई है, तो हम अंततः गढ़ने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। वांग हाओ एक बार फिर उत्साहित हो गया। एजोर ड्रैगन कड़ाही के दिव्य कलाकृति होने की अप्रत्याशित खुशी के अलावा वह आगे की शोधन प्रक्रिया के लिए भी उत्सुक था। उत्सुकता से भरे वांग हाओ ने एक बार फिर किंग्याओ पत्थर के फर्श का एक टुकड़ा किंगलोंग कड़ाही में फेंकने की कोशिश की। इस समय चौकस वांग हाओ ने देखा कि नीले ड्रैगन कड़ाही के अंदर का स्थान अनंत रूप से विशाल हो जाने के बाद रास्ते में कोई छोटी जगह नहीं बची थी। हालांकि जलने वाली प्रत्येक सामग्री के चारों ओर स्वतः ही एक स्थानिक अवरोध बन गया, जिससे वह अन्य सामग्रियों के आसपास के स्थान से स्वतः अलग हो गई। ये प्रक्रिया एजोर ड्रैगन कड़ाही द्वारा स्वचालित रूप से पूरी की गई। वांग हाओ को इससे भी अधिक आश्चर्य इस बात पर हुआ कि सामग्रियों को पिघलाने की प्रक्रिया भी सामग्रियों के गुणों के अनुसार एजोर ड्रैगन कड़ाही द्वारा ही नियंत्रित की जा रही थी। ऐसा लगता है मानो एजोर ड्रैगन कड़ाही में स्वयं बुद्धि हो, जो पदार्थों को उनके गुणों के अनुसार स्वचालित रूप से पिघला देती है। वांग हाओ द्वारा नीले पत्थर को मिलाने के 10 सांसों से भी कम समय में वह पूरी तरह से पिघलकर मुट्ठी के आकार के तरल सार के ढेर में बदल गया। इतनी तेजी! वांग हाओ ने आश्चर्य से कहा, और फिर किंग्याओ पत्थर के फर्श के 5 और टुकड़े फेंक दिए। 10 सांसों के बाद किंग्याओ पत्थर के फर्श के 5 टुकड़े पूरी तरह से पिघलकर तरल के 5 मुट्ठी के आकार के ढेर में बदल गए थे। ज़ैबात्सु युद्ध। इस समय चौकस वांग हाओ ने देखा कि ज्वालाओं का काला ड्रैगन धीरे धीरे मंद पड़ रहा था और एजोर ड्रैगन कड़ाही के अंदर का तापमान कुछ हद तक कम हो गया था। क्या ऐसा हो सकता है कि इन सामग्रियों को पिघलाने से ज्वाला काले ड्रैगन के भीतर मौजूद ड्रैगन का सार नष्ट हो जाता है?
इसी सवाल को ध्यान में रखते हुए वांग हाओ ने एक बार फिर ड्रैगन की शक्ति का कुछ अंश ग्रहण किया और उसे नीले ड्रैगन के कड़ाहे में डाल दिया। जैसे ही यह ड्रैगन ऊर्जा एजोर ड्रैगन कड़ाही में प्रवेश कर गई, मूल रूप से मंद काली लौ वाला ड्रैगन अचानक एड्रेनालाइन से भर गया, तेजी से आकाश में उड़ गया, अपना ड्रैगन मुंह खोला और ड्रैगन ऊर्जा के पूरे गोले को एक बूंद भी छोड़े बिना निगल गया। ड्रैगन की ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद उग्र काले ड्रैगन ने वास्तव में अपनी महिमा पुनः प्राप्त कर ली। उसका पूरा शरीर गहरा काला और पारदर्शी हो गया और नीले ड्रैगन कड़ाही के अंदर का तापमान फिर से बढ़ गया। तो बात ऐसी है, एजोर ड्रैगन कड़ाही को अब शुद्धिकरण के लिए ज्वालाओं की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ड्रैगन के सार की आवश्यकता है। एजोर ड्रैगन कड़ाही का उपयोग करने का तरीका समझने के बाद वांग हाओ ने विभिन्न संत स्तरीय सामग्रियों के इनपुट को तेज करना शुरू कर दिया और ज्वाला ब्लैक ड्रैगन की स्थिति के अनुसार ड्रैगन एसेंस पावर को लगातार पुनः पूर्ति करना शुरू कर दिया। जब सामग्री लगभग पिघल चुकी थी, तब वांग हाओ ने युद्ध तलवार बनाना शुरू किया। वांग हाओ के मन में युद्ध तलवार का डिजाइन पहले ही आकार ले चुका था। फिर अपनी मानसिक शक्ति के नियंत्रण में वांग हाओ ने कुशलतापूर्वक अपनी दिव्य चेतना तकनीक का उपयोग करते हुए नीले पत्थर और चमकीले सोने को स्वर्ण अनुपात में मिलाकर युद्ध तलवार का मोटा मोटा आकार दे दिया। इसके बाद वांग हाओ ने ब्लेड के खाली हिस्से को नियंत्रित करते हुए उसे लगातार गर्म करना जारी रखा, जिससे ब्लेड से अशुद्धियां और भी दूर हो गईं। अंत में भ्रूण के ठंडा होने के बाद इसे सावधानीपूर्वक पॉलिश करें और पैकेज खोलें। इस विधि से निर्मित युद्ध तलवारें एक ही बार में तैयार हो जाती हैं। पवित्र श्रेणी की सामग्रियों की विशेषताओं और दिव्य विचार तकनीक के लाभों के कारण निर्माण प्रक्रिया अत्यंत सरल है और इसमें शीतलन की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए वांग हाओ ने महज 1 घंटे में 10 युद्ध तलवारें बना लीं। दिव्य कलाकृति नीजा ड्रैगन कड़ाही की सहायता से प्रत्येक युद्ध तलवार की गुणवत्ता एक उच्च श्रेणी की पवित्र कलाकृति के स्तर तक पहुंच गई। तलवार के ठंडा होने के बाद उसका रंग गहरा नीला हो गया और उसकी धार से सुनहरी रोशनी की हल्की चमक दिखाई देने लगी, मानो सोने के शल्क बिखरे हों। नीले ओब्सिडियन में कांच के सोने को मिलाने के बाद यह अद्भुत संयोजन सामने आया। चलिए इस तलवार को नीले रंग की तराजू वाली तलवार कहते हैं। इसके बाद वांग हाओ ने फेंकने वाले चाकू बनाना शुरू कर दिया। युद्ध की तलवारें बनाने की तुलना में फेंकने वाले चाकू बनाना अपेक्षाकृत सरल है और इन्हें एक साथ बड़ी मात्रा में बनाया जा सकता है। 2 घंटे में वांग हाओ ने कुल 10,000 फेंकने वाले चाकू बनाए। प्रत्येक चाकू हथेली और 2 उंगलियों के बराबर चौड़ा था और इसमें बहुत अधिक लेपिस लाजुली का इस्तेमाल होने के कारण पूरा चाकू गहरे सुनहरे रंग का था। पूर्वी साधु। अगले दिन वांग हाओ ने कवच के 10 सेट तैयार किए। इस कवच का डिजाइन हीरो सिटी स्टोर से खरीदे गए मानक कवच की हूबहू नकल है। वांग हाओ ने कवच पर बने रक्षात्मक प्रतीकों में मामूली बदलाव किए ताकि यह कवच अत्यधिक भार, निर्वात और पानी के नीचे जैसे कठोर वातावरण में जीवित रहने में सक्षम होने के अलावा एक सामान्य कवच की तरह भी काम कर सके। इसमें विशेष प्रतीक चिन्ह भी हैं जो हमलों को पलट देते हैं। इसके अलावा विशेष तकनीकों का उपयोग करके तैयार किए जाने के बाद कवच को मानव शरीर के अंदर छिपाया जा सकता है और आवश्यकता पड़ने पर इसे कभी भी प्रकट किया जा सकता है। यह विचार मास्टर मोजी की स्मृति में मौजूद आभासी नैनो बीजों की विशेष रून गढ़ने की तकनीक से लिया गया था, जिसे कवच गढ़ने की प्रक्रिया में शामिल किया गया था। अब पूरे अल्फा ब्रह्मांड में इसके जैसा कोई दूसरा स्थान व्यावहारिक रूप से नहीं है। एक अच्छा कवच किसी योद्धा का दूसरा जीवन होता है। विशेषकर क्षेत्र से बाहर के युद्ध क्षेत्रों में कई खतरनाक वातावरणों में लड़ते हुए सैनिकों को अक्सर बेहद कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। निर्वात, चुंबकीय तूफान, अतिगुरुत्वाकर्षण, ब्रह्मांडीय किरणें, उल्कापिंडों का तूफान, तारों का तूफान। हर तरह के कठिन वातावरण में एक अच्छा कवच ही जीवित रहने की एकमात्र गारंटी है। इसलिए एक अच्छा कवच एक दूसरे जीवन के समान है। अंततः उसने बाकी 5 लोगों के लिए एक उपयुक्त हथियार तैयार किया। डू सन्नियांग गुप्त हथियारों और हत्याओं में माहिर है।
वांग हाओ ने हत्या का सूट और 3000 उड़ने वाली सुईनुमा गुप्त हथियार तैयार किए। इस हत्यारा सूट को शरीर के अंदर छिपाया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर कभी भी प्रकट किया जा सकता है। इसमें मौजूद 3000 उड़ने वाली सुइयों के सिरों पर विशेष छेद हैं ताकि जहर फैलाना आसान हो। इन्हें हत्यारा सूट के तंत्र के माध्यम से दागा जा सकता है या मानसिक शक्ति द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, जैसे उड़ने वाली सुई वाले गुप्त हथियार। कियान गे की बात करें तो वांग हाओ ने अल्फा यूनिवर्स के लिए एक अनोखी, पवित्र स्नाइपर राइफल बनाई, जो कि कियान गे द्वारा स्वयं प्रदान की गई एक प्राचीन स्नाइपर राइफल T3 पर आधारित थी। इसके अलावा वांग हाओ ने विशेष रूप से 10,000 पवित्र कलाकृति गोलियां तैयार कीं। इन गोलियों पर विशेष मंत्र अंकित हैं और ये रक्त द्वारा अपने स्वामी से बंधी हुई हैं। सक्रिय होने और दुश्मन को घायल करने के बाद ये उपयोगकर्ता की इच्छा के अनुसार स्वचालित रूप से अपने स्थानिक वलय में लौट आती हैं, जिससे कोई बर्बादी नहीं होती। मैं मजाक कर रहा था। पवित्र श्रेणी की सामग्री से बनी एक गोली 1 अरब से अधिक योगदान अंकों के बराबर है, जो आकाशगंगा में 10 सौर मंडलों के आकार का क्षेत्र खरीदने के लिए पर्याप्त है। _7SH स्टॉप्ड अध्याय 666 मिशन संख्या 666 उत्तरजीविता संख्या 1। 5वीं निगरानी का पहला अपडेट। ली पेंग करीबी मुकाबले में माहिर हैं, जबकि वांग हाओ ने विशेष रूप से गति और निर्णायक प्रहार के प्रतीकों से उत्कीर्ण दस्ताने तैयार किए हैं। www.co.com ये दोनों प्रतीक चिन्ह विलन के बर्स्टिंग गॉन्टलेट से चुराए गए और उनमें सुधार किए गए प्रतीकों के उन्नत संस्करण हैं। मूल बर्स्टिंग गॉन्टलेट्स में केवल 3 त्वरण और 3 क्रिटिकल हिट थे, लेकिन वांग हाओ द्वारा उनमें सुधार करने के बाद ली पेंग के लिए बनाए गए गॉन्टलेट्स में 9 त्वरण और 9 क्रिटिकल हिट हो सकते थे। ये थोड़े समय के लिए गति में 9 गुना और ताकत में 9 गुना वृद्धि के बराबर है। इसके अलावा ली पेंग के कवच के प्रमुख हिस्सों को मोटा किया गया था और जोड़ों को विशेष रूप से समायोजित किया गया था ताकि रक्षा क्षमता बढ़ाने के साथ साथ लचीलेपन को भी और बढ़ाया जा सके। मू किंग को दिया गया हथियार विशेष रूप से तैयार किए गए सर्जिकल ब्लेड का एक सेट था। संभवतः पूरे अल्फा ब्रह्मांड में पवित्र कलाकृति स्तर का यह एकमात्र सर्जिकल ब्लेड का सेट था। नामी के लिए उससे परामर्श करने के बाद वांग हाओ ने विशेष रूप से एक स्वर्ण त्रिशूल तैयार किया। इस हथियार पर विशेष रूप से ऐसे मंत्र उकेरे गए थे जो मानसिक शक्ति की पुनर्प्राप्ति को गति देते हैं और इसमें एक समुद्री आत्मा मोती जड़ा हुआ था जो जल आधारित मंत्रों की शक्ति को बढ़ा सकता है। हथियार बनाने की पूरी प्रक्रिया में 5 दिन से भी कम समय लगा, जो वांग हाओ द्वारा मूल रूप से अनुमानित समय के आधे से भी अधिक था। इसके बाद वांग हाओ ने पूरी गैलेक्सी टीम का नेतृत्व करते हुए बेतहाशा मिशनों को अंजाम दिया, युद्ध कौशल अर्जित किया और साथ ही टीम की समग्र और व्यक्तिगत युद्ध क्षमताओं में सुधार किया। योजना के अनुसार स्टार बीस्ट टाइड के आने से पहले संपूर्ण गैलेक्टिक स्क्वाड मिशनों को अंजाम देने और युद्ध कौशल अर्जित करने को प्राथमिकता देगा। वांग हाओ की एकमात्र शर्त थी, मिशन बाद में, जीवन रक्षा पहले। मिशन को छोड़ा जा सकता है, युद्ध में मिली उपलब्धियों को त्यागा जा सकता है, लेकिन व्यक्ति को जीवित वापस आना ही होगा। सभी को आश्चर्यचकित करते हुए गैलेक्सी टीम की वर्तमान ताकत के साथ वे जुबान स्तर के मिशनों को पूरा करने में पूरी तरह से सक्षम हैं और यहाँ तक कि कुछ डी स्तर के मिशनों को पूरा करना भी उनके लिए कोई समस्या नहीं होगी। हालांकि वांग हाओ ने सबसे कम कठिनाई स्तर वाले पीले स्तर के मिशन को चुना। इससे सभी लोग हैरान रह गए। बॉस वांग हाओ, हम अब पृथ्वी स्तर के मिशनों को संभालने के लिए काफी मजबूत हैं, तो आपने ये पीले स्तर का मिशन क्यों लिया, जिसकी कठिनाई का स्तर सबसे कम है? ली पेंग शिकायतों से भरी हुई थी और उसने वांग हाओ के फैसले पर सवाल उठाए। अन्य लोग भी बहुत हैरान थे। एक चमत्कारिक पुनर्जन्म, बिल्कुल सही। पिछली बार हमने एक प्राचीन संप्रदाय को खोजने का प्रथम स्तर का मिशन पूरा किया था और हम सब सुरक्षित थे, है ना? इस बार हमने सबसे आसान प्रथम स्तर का मिशन क्यों चुना? इस प्रथम स्तर के मिशन का इनाम बहुत कम है, युद्ध में मिलने वाले पुण्य नगण्य हैं और इससे कुछ खास हासिल भी नहीं होता। मू किंग भी पूरी तरह से हैरान थी।
वांग हाओ जानता था कि सबके मन में सवाल हैं, इसलिए उसने विस्तार से अपने विचार बताए। मैंने जो येलो लेवल मिशन चुना है वह है किसी संसाधन ग्रह पर जाकर एक परित्यक्त ऊर्जा खदान में मौजूद जर्ग के घोंसले को साफ करना। मुझे पता है कि आप सभी को इस तरह के बिना किसी धन्यवाद वाले काम से शिकायत है। मैं समझता हूँ, लेकिन आपने एक समस्या को नज़रअंदाज कर दिया है। वांग हाओ ने रहस्यमयी भाव दिखाते हुए कहा, हीरो सिटी के नियमों के अनुसार मिशन के अलावा किसी भी तरह का लाभ स्वतंत्र रूप से बांटा जा सकता है। दूसरे शब्दों में, उस परित्यक्त संसाधन ग्रह पर जर्ग को मारने से मिले लाभ के अलावा बाकी सभी अतिरिक्त लाभ हमारे ही रहेंगे। क्योंकि नाको ग्रह को संसाधन विरल बंजर भूमि के रूप में चिन्हित किया गया था, इसलिए हीरो सिटी ने मिशन की सूची में इस ग्रह से प्राप्त होने वाले किसी भी अतिरिक्त लाभ को शामिल नहीं किया। इसलिए हम इस मिशन का लाभ उठाकर पिछली बार मो संप्रदाय के खंडहरों से प्राप्त संत स्तरीय सामग्रियों और औषधियों को खुलेआम और वैध रूप से ले सकते हैं। इस तरह किसी को पता भी नहीं चलेगा। वांग हाओ की बात सुनने के बाद अचानक सभी को सब कुछ समझ आ गया। वाह, बॉस से यही उम्मीद थी, उन्होंने इसके बारे में भी सोचा। हाँ, कमाल। इसमें कोई हैरानी नहीं कि उन्होंने इस बार इतना घटिया मिशन चुना। पता चला कि पिछली बार जो बढ़िया माल हमें मिला था उसे ठिकाने लगाना था। हाँ, ये तो जबरदस्त है। ये सोचकर कि संत स्तर की उन सामग्रियों और अमृतों का आदान प्रदान कम से कम सैकड़ों अरब योगदान अंकों के बदले किया जा सकता है, हर कोई अत्यधिक उत्साहित हो गया। वांग हाओ द्वारा इस आसान और निम्न स्तर के मिशन को चुनने पर किसी ने आपत्ति नहीं जताई। संत स्तर की सामग्रियों और औषधियों के एक बैच को शुद्ध करने में सक्षम होने के अलावा मेरे वास्तव में 2 अन्य उद्देश्य भी हैं। वांग हाओ ने आगे कहा। 2 और लक्ष्य हैं। वांग हाओ की बातों से मू किंग का ध्यान आकर्षित हुआ और सभी ने एक बार फिर वांग हाओ की ओर देखा। वांग हाओ ने आगे कहा, पहला उद्देश्य आपके लिए बनाए गए हथियारों और कवच के प्रदर्शन का परीक्षण करना और डेटा एकत्र करना है। भविष्य में जब मुझे बेहतर सामग्री मिलेगी तो मैं आपके लिए उच्च कोटि के पवित्र कलाकृतियों से बने हथियारों और कवच का एक और सेट औपचारिक रूप से तैयार करने की योजना बना रहा हूँ। जैसे ही वांग हाओ ने अपना पहला उद्देश्य बताया, सब लोग सन्नाटे में आ गए। एक प्रतिष्ठित परिवार का पतन हो चुका वंशज। वाह बॉस, मैं आपसे जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। आपने मेरे लिए जो सुपर एक्सप्लोसिव ग्लव्स बनाए हैं वे तो कमाल के हैं, और यह कवच तो त्वचा के अंदर छिप सकता है, अविश्वसनीय है। अगर आप इससे भी ज्यादा अद्भुत चीजें बना सकते हैं तो मैं ली पिंग अवाक रह जाऊंगा। संक्षेप में बॉस, मैं आपसे जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। ली पिंग के घिनौने कबूलनामे को सुनकर वांग हाओ के रोंगटे खड़े हो गए। डू सन्यांग ने ये भी कहा, हाँ वांग हाओ, तुमने हमारे लिए मुफ्त में हथियारों और कवच का एक सेट बनाकर पहले ही काफी कुछ कर दिया है, इसलिए अब और परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जी हाँ भाई वांग हाओ, मुझे ये सुनहरा त्रिशूल बहुत पसंद आया। मुझे भाई वांग हाओ से और कोई हथियार बनवाने की जरूरत नहीं है, मैं इससे संतुष्ट हूँ। नामी ने कहा। कियांगजी और मुकिंग दोनों के मन में यही विचार था। उन्हें डर था कि वे वांग हाओ को फिर से परेशान कर देंगे। मैं मजाक कर रहा था। चाओसांगकम, पूरे अल्फा ब्रह्मांड में तार्कीय स्तर पर मौजूद उन पुराने राक्षसों के पास भी जरूरी नहीं कि ऐसी पवित्र कलाकृतियां हों। उनके लिए एक साथ इन 2 वस्तुओं का मालिक होना ही अपने आप में एक बड़ी विलासिता है। सभी इस सिद्धांत को समझते हैं कि खजाना अपने पास रखना अपराध है, और वे ये भी जानते हैं कि किसी पवित्र कलाकृति की नकल करना आसान काम नहीं है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि गैलेक्टिक टीम के सभी सदस्य दयालु हैं। हमेशा से मितव्ययी रहे गैलेक्टिक टीम के सदस्यों के लिए अचानक मिली इस संपत्ति के साथ तालमेल बिठाना थोड़ा मुश्किल है। दरअसल ये तो सिर्फ एक पहलू है। सबसे अहम बात तो यह है कि हर कोई वांग हाओ को नाराज करने से डरता है। जब से वांग हाओ गैलेक्सी टीम के कप्तान बने हैं, तब से वे हर दिन सभी की ताकत बढ़ाने में व्यस्त हैं, लगातार उनके लिए भाग दौड़ करते रहते हैं, दवाएं बनाते हैं, हथियार गढ़ते हैं,
और यहाँ तक कि दुर्लभ और कीमती सामग्री इकट्ठा करने के लिए अपनी जान भी जोखिम में डालते हैं। ये सब सबने देखा। मैं उन सभी को याद रखूंगा। अगर हम खुद को उनकी जगह पर रख कर देखें, तो हर कोई वांग हाओ की ज़रूरतों का ध्यान रखने और उसके कुछ बोझ को साझा करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उन्हें बस मौका नहीं मिला था। सरल शब्दों में कहें तो टीम गैलेक्टिक के सदस्यों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध हैं, वे एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे को समझते हैं। सभी को चिंता थी कि वांग हाओ बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, इसलिए सभी इस बात पर सहमत हुए कि वे नहीं चाहते कि वांग हाओ उनके लिए हथियार बनाने में इतनी मेहनत करे। वांग हाओ मूर्ख नहीं था, वह स्वाभाविक रूप से सभी की सच्ची भावनाओं को समझ सकता था। सच कहूँ तो सभी के विचार सुनने के बाद वांग हाओ को लगा कि इस दौरान की गई सारी मेहनत और व्यस्तता सार्थक थी। मुझे ऐसे भाई बहनों का समूह पाकर सचमुच बहुत खुशी हो रही है जो मेरी परवाह करते हैं। _7SH स्टॉप्ड अध्याय 667 जर्ग मात्र घोंसले की खोज। 5वीं घड़ी, दूसरा अपडेट। सीमाओं के पार का युद्ध क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, नंबर X0487, परित्यक्त संसाधन तारा। 3 दिनों की अंतरतारकीय यात्रा के बाद गैलेक्टिक टीम अंततः अपने मिशन ग्रह पर पहुंच गई। अंतरिक्ष यान धीरे धीरे इस ग्रह के आर्कटिक सर्कल में A3 खनन क्षेत्र में उतरा। इस समय ध्रुवीय दिन है, जिसका अर्थ है कि कई महीनों तक अंधेरा नहीं होता है। इस संसाधन ग्रह में कोई वायुमंडल नहीं है, इसकी हवा पतली है और इसका गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के मानक गुरुत्वाकर्षण का केवल 1/3 है। मिशन लॉग के अनुसार इस संसाधन ग्रह के आर्कटिक क्षेत्र में भूमिगत रूप से एक जर्ग घोंसले की ऊर्जा जीवन प्रतिक्रिया की खोज की गई थी। हमारा मिशन इस जर्ग के अड्डे को पूरी तरह से नष्ट करना है। मिशन लॉग में दर्ज अग्रिम दल के टोही अभियान से प्राप्त उपग्रह डेटा से पता चला कि जर्ग का अड्डा हाल ही में स्थापित किया गया था और यह विशेष रूप से खतरनाक नहीं था। इस परित्यक्त ग्रह का आर्कटिक क्षेत्र भूमिगत खानों से भरा पड़ा है। प्राकृतिक गुफाओं और मानव निर्मित खानों का एक घना जाल आपस में गुंथा हुआ है, जो एक विशाल भूमिगत भूलभुलैया जैसा दिखता है। आर्कटिक वृत्त में उच्च चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति के कारण सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्रभावित होते हैं, जिससे 30,000 मीटर से अधिक गहराई में किसी भी चीज का पता लगाना असंभव हो जाता है। इस शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में मानसिक संवेदन भी विफल हो जाता है। जमीन से 50,000 मीटर नीचे एक विशाल, प्राकृतिक रूप से निर्मित गुफा है। गुफा का तल दरारों से भरा हुआ है जो सीधे पृथ्वी के केंद्र में स्थित मैग्मा के कुंड तक जाती हैं, और गुफा झुलसा देने वाली हवा के झोंकों और एक तीखी गंध से भरी हुई है। इतने कठोर वातावरण में नवजागृत जर्ग हाइव वास्तव में फूट पड़ा। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह है कि यह मात्र घोंसला इस गुफा के तल में मौजूद दरारों में जड़ जमाए हुए है, जिसमें हजारों रक्त लाल टेंटिकल्स कई किलोमीटर तक फैले हुए हैं, जो भूमिगत दरारों के माध्यम से सीधे पृथ्वी के कोर में स्थित मैग्मा पूल तक पहुंचते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यह पृथ्वी के कोर में मौजूद प्रचंड मैग्मा पूल की ऊर्जा को लालचपूर्वक भस्म कर रहा है ताकि लगातार जर्ग योद्धाओं की एक धारा उत्पन्न हो सके। भूमिगत खदान में प्रवेश करने के बाद दानव आत्मा द्वारा संचालित गैलेक्सी अंतरिक्ष यान पूरे ग्रह की निगरानी जारी रखने और किसी भी असामान्य निगरानी परिणामों की समय पर रिपोर्ट करने के लिए ग्रह के चारों ओर एक भूतुल्यकालिक कक्षा में मंडराता रहा। पिछली मिशन की तरह संचार में आई बाधा को दोहराने से बचने के लिए वांग हाओ ने भूमिगत स्थान में प्रवेश करने के बाद नियमित ऊर्ध्वाधर अंतराल पर एक सिग्नल बूस्टर छोड़ दिया, ताकि वह किसी भी समय अंतरिक्ष में मौजूद दानव आत्माओं के साथ संपर्क बनाए रख सके। ये सिग्नल बूस्टर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से होने वाले हस्तक्षेप का प्रभावी ढंग से प्रतिरोध करने के लिए विशेष प्रक्रिया से गुजरता है, जिससे कठोर विद्युत चुंबकीय वातावरण में भी सुरक्षित और निर्बाध इलेक्ट्रॉनिक संचार सुनिश्चित होता है। जियांगलोंग का मूल उद्देश्य जमीन से 5,000 मीटर नीचे उतरने के बाद किसी भी जीवन डिटेक्टर ने जैविक गतिविधि के कोई संकेत नहीं पाए। इस लाइफ डिटेक्टर की प्रभावी पहचान सीमा 5,000 मीटर है, जिसका मतलब है कि जमीन के नीचे 10,000 मीटर के दायरे में कोई जीवित प्राणी नहीं है।
चलिए नीचे चलते हैं। लगता है ये जर्ग का अड्डा काफी गहरा है, कम से कम 20,000 मीटर जमीन के नीचे। सब लोग अपने कैमरे चालू करें और फुटेज शेयर करें। किसी भी आपात स्थिति में तुरंत अलर्ट भेजें। याद रखें, कभी अकेले न चलें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और समूह से अलग न हों। अत्याधुनिक जीपीएस नेविगेशन के बावजूद भी इस तरह के जटिल भूमिगत भूल भुलैया में खो जाना अभी भी बहुत आसान है। यदि आप किसी आपात स्थिति में फंस जाते हैं और आपका उपकरण क्षतिग्रस्त हो जाता है और आप अपने साथियों से बिछड़ जाते हैं, तो आप इस भूमिगत भूल भुलैया में हमेशा के लिए खो सकते हैं और कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। ऐसे कई उदाहरण हैं, इसलिए टीम लीडर के रूप में वांग हाओ को अभी भी कुछ और आवश्यक अनुस्मारक और चेतावनी के शब्द कहने की आवश्यकता है, भले ही हर कोई पहले से ही सच्चाई जानता हो। 30,000 मीटर भूमिगत उतरने के बाद संचार उपकरण से एक खड़खड़ाहट की आवाज आने लगी। सिग्नल बूस्टर की हस्तक्षेप रोधी आवृत्ति सक्रिय होने के बावजूद इस पृष्ठभूमि शोर को तकनीकी साधनों से समाप्त नहीं किया जा सका। शोर की पीड़ा को सहन करने के अलावा किसी के पास कोई विकल्प नहीं था और उन्हें नीचे की ओर अपनी खोज जारी रखनी पड़ी। जैसे ही वे लगभग 40,000 मीटर भूमिगत पहुंचे, अचानक फैटी लेइपिंग के लाइफ डिटेक्टर पर एक लाल बिंदु चमक उठा। बॉस, लगता है हमारे पैरों तले से कुछ फिसल गया। प्लेबैक फंक्शन चालू करो और सटीक स्थान की जांच करो, कियांग गे ने उसे याद दिलाया। ठीक है, बढ़िया। इतना कहकर लेइपिंग ने जीवन सूचक यंत्र का प्लेबैक फंक्शन सक्रिय कर दिया। स्थान हमसे 300 मीटर पूर्व में 12 बजे की दिशा में 50 मीटर भूमिगत है। गति ध्वनि की गति के लगभग बराबर है और शक्ति लगभग तीसरे स्तर के कीट सैनिक के बराबर है। लक्ष्य दक्षिण की ओर जाने वाला भूमिगत मार्ग है। उद्धरण चिन्ह। क्रिस्टल ब्रेन से प्राप्त डेटा विश्लेषण के आधार पर यह अनुमान लगाया गया कि जर्ग का अड्डा दक्षिण में स्थित भूमिगत सुरंग में काफी गहराई में था। हालांकि ये सटीक रूप से बताना असंभव था कि वह कितना गहरा था। सब लोग सतर्क रहें। जर्ग सेना अधिकतर कमजोर है और स्टेलर स्तर का जर्ग सम्राट पैदा होने की संभावना बेहद कम है। हालांकि हमें लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। कई चींटियां मिलकर एक हाथी को मार सकती हैं। अपने आप को अंतहीन जर्ग सेना से घिरने न दें, अन्यथा स्टेलर स्तर का विशेषज्ञ भी निम्न स्तरीय जर्ग सैनिकों के झुंड से मारा जा सकता है। डूची। शीर्ष स्तर के जर्ग विशेषज्ञ बहुत कम हैं। पूरे अलौकिक तारामंडल में 9वें स्तर का उन्नत जर्ग सम्राट ही सर्वोच्च स्थान पर है। यदि कोई 10वें स्तर के जर्ग सम्राट के रूप में और विकसित हो जाए, तो अलौकिक तारामंडल की रहस्यमयी शक्ति द्वारा उसका नाश हो जाएगा। इस तारामंडल में कोई भी जाति जिसकी शक्ति 10वें क्रम के तारा स्तर तक पहुंचती है, इस तारामंडल के भीतर मौजूद रहस्यमय शक्ति द्वारा तुरंत नष्ट हो जाएगी। इसलिए सभी ब्रह्मांडीय जातियों के बीच यह आम सहमति बन गई है कि जिनकी साधना का स्तर तारा स्तर से अधिक है, वे इस अलौकिक तारा क्षेत्र में जीवित नहीं रह सकते। जब तक वांग हाओ का सामना किसी असाधारण रूप से शक्तिशाली शीर्ष कबीले या किसी असामान्य रूप से मजबूत उत्परिवर्तित रक्तवंश से नहीं होता, तब तक वह उन सभी को कुचलने में सक्षम होना चाहिए। जमीन के नीचे 45,000 मीटर की गहराई तक खुदाई जारी रखने के बाद एक के बाद एक अकेले जर्ग योद्धाओं की खोज शुरू हुई। दुश्मन को सतर्क होने से बचाने के लिए इन जर्ग योद्धाओं को छोड़ दिया गया। वांग हाओ ने किसी को पता चले बिना अपनी फेंकने वाली चाकू तकनीक का उपयोग करते हुए रक्त के सार से परिष्कृत एक चाकू को पीले बाघ भरिंग के शरीर में प्रवेश करा दिया। इस वंशानुगत आभा का मार्गदर्शन लेते हुए वांग हाओ ने अंततः जर्ग के मात्र छत्ते का पता लगा लिया। मिल गया। जर्ग का मात्र छत्ता हमसे 6,000 मीटर नीचे स्थित है। वहाँ 9वें स्तर का एक उच्च स्तरीय जर्ग राजा, कम से कम 50,000 उच्च स्तरीय जर्ग सेनापति और अनगिनत निम्न स्तरीय जर्ग सैनिक उसकी रक्षा कर रहे हैं। सभी सतर्क हो जाओ, हमारा एक कठिन युद्ध होने वाला है। सभी ने खुद को तैयार किया और अपने हथियारों पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। गैलेक्टिक टीम के 4 अनुभवी दिग्गजों को छोड़कर जो सभी अपेक्षाकृत शांत रहे, केवल नवागंतुक नामी ही कुछ घबराई हुई लग रही थी।
नामी के घबराए हुए चेहरे को देखकर वांग हाओ ने कहा, नामी, मेरे पीछे खड़ी रहो। जर्ग के साथ लड़ाई के दौरान मेरी नज़रों से ओझल मत होना। बस अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना। जर्ग योद्धाओं को खदेड़ने और जर्ग के अड्डे को नष्ट करने का काम हम पर छोड़ दो। ठीक है, मैं समझ गई, नामी ने जवाब दिया। उसका चेहरा पहले से ही कुछ पीला पड़ गया था। वांग हाओ को नीचे गिराने और सबको नीचे गिराने की सारी गलती मेरी ही है। नामी ने मन ही मन सोचा। उसे अपराधबोध हो रहा था। उसने अपने जीवन में पहली बार ऐसा दृश्य देखा था। उस खूनी नरसंहार का ख्याल आते ही नामी पूरी तरह से दहशत में आ गई। सौभाग्य से वांग हाओ के नेतृत्व में और बाकी सभी के उनके पीछे होने से उन्हें थोड़ा और सहज महसूस हुआ। _7 स्टॉप्ड अध्याय 668 उत्परिवर्ती कीट राजा 5वीं निगरानी का तीसरा अपडेट। ठीक उसी समय वांग हाओ और उनके साथी सावधानीपूर्वक नीचे की ओर जाने वाले रास्ते का पता लगा रहे थे। सोल स्टार के भीतर कीट रानी लिया ने अचानक एक खतरनाक आभा को महसूस किया। गुरुजी, कृपया सावधान रहें। नीचे मात्र घोंसले में बैठा वह उच्च स्तरीय कीट राजा उत्परिवर्तित वंश का हो सकता है। कीटों की प्रजाति में भी उत्परिवर्तित वंश वाले कीट राजा अत्यंत दुर्लभ हैं। उत्परिवर्तित वंश वाला प्रत्येक कीट राजा एक साधारण कीट राजा की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। क्योंकि वे एक ही नस्ल के थे, इसलिए वे अपनी ही प्रजाति की आभा के प्रति अत्यंत संवेदनशील थे। एक निम्न स्तर की 8वीं श्रेणी की कीट रानी होने के नाते लिया की आत्मा ने एक शक्तिशाली आभा को महसूस किया, जिससे इस उत्परिवर्तित कीट रानी के पास पहुंचते ही उसकी आत्मा कांप उठी। उसी समय जब लिया ने उत्परिवर्तित कीट राजा की खोज की तो उत्परिवर्तित कीट राजा भी जागृत हो गया। मैंने वास्तव में अपनी ही प्रजाति की आभा को महसूस किया। ये तो 6 इंसानों के साथ मिले हुए हैं। उन लानत इंसानों ने बार बार मेरे तारा आत्माओं के लूटपाट में बाधा डाली है। मैं इस मरते हुए ग्रह की तारा आत्मा को पकड़ने से बस बाल बराबर दूर था। एक बार जब मैं इस तारा आत्मा को खा लूंगा तो मुझे यकीन है कि मैं फिर से रूपांतरित हो पाऊंगा। उस समय मैं निस्संदेह तारों के नीचे स्थित जागो की जाति में नंबर 1 होऊंगा। मेरी जाति के योद्धाओं, इन सभी मानव योद्धाओं को मार डालो, लेकिन उस मनुष्य को बख्श दो जिसके पास हमारी जाति के सम्राट की आत्मा का आभामंडल है। मैं, सम्राट, स्वयं इसकी जांच करूंगा। ... अचानक ऐसा लगा मानो पूरा भूमिगत क्षेत्र एक भयंकर भूकंप का अनुभव कर रहा हो। पूरी खदान बुरी तरह हिल रही थी और ढीली चट्टानें लगातार नीचे गिर रही थीं। सब लोग सावधान हो जाओ, जर्ग सेना आ रही है। याद रखना, कभी भी जर्ग से घिरना मत। सबसे अच्छा तरीका है कि 2-2 की जोड़ी में एक दूसरे की पीठ से पीठ मिलाकर लड़ो और लड़ते हुए आगे बढ़ो। पीछे हटने का रास्ता मत रोको। वांग हाओ ने उसे याद दिलाया। ली पेंग और मू किंग तुरंत एक दूसरे की पीठ करके खड़े हो गए। दोनों ने अपने हथियार उठाए और धीरे धीरे कीड़ों के झुंड की ओर बढ़ने लगे। इसी बीच कियांग गे और डू सान न्यांग भी उनके ठीक पीछे पीछे चल रहे थे। वांग हाओ टीम के सबसे आगे थे, जबकि नामी उनके पीछे कड़ी सुरक्षा में थीं। नामी, आने वाले युद्ध के दौरान अपनी मानसिक ऊर्जा बचाकर रखो और मंत्रों का प्रयोग लापरवाही से मत करो। वांग हाओ ने उसे याद दिलाया। ठीक है, चिंता मत करो भाई वांग हाओ, मैं अपना अच्छे से ख्याल रखूंगा। बस जमीन और भी ज्यादा तेजी से हिलने लगी और एक दुर्गंधयुक्त मछली जैसी बदबू चारों ओर फैलने लगी। जर्ग सेना आखिरकार आ गई है। मुख्य मार्ग पर पीले कवच वाले बाघ भरिंग आ रहे थे। ये सभी निम्न स्तर के कीट सैनिक थे जिनकी शक्ति 3री श्रेणी से भी कम थी। उनकी संख्या चौंका देने वाली थी। वे एक उमड़ती हुई पीली लहर की तरह उमड़ पड़े। हुआ जू याओ राओ, यान शिन यान किंग। उनके ठीक पीछे नीले रंग के कवच वाले उच्च स्तरीय कीट सेनापति नीली पीठ वाले कीट थे। इनमें से प्रत्येक चौथे और 7वें रैंक के बीच का था और करीबी लड़ाई लड़ने वाली कीट प्रजाति से संबंधित था। इन 2 प्रमुख कीट आकृतियों के बीच एक लाल कवच वाला कीट है जो माणिक की तरह लाल है और क्रिस्टल जैसी चमक बिखेरता है। यह एक उच्च स्तरीय कीट सेनापति है
जिसकी शक्ति चौथे और पांचवें स्तर के बीच है, और इसे लाल विष कीट कहा जाता है। इस लाल विषैले कीट के मुखांगों से अत्यधिक संक्षारक विष निकलता है। यदि 9वें स्तर से नीचे का कोई सामान्य मनुष्य इस लाल संक्षारक विष की चपेट में आ जाए, तो उसका शरीर तुरंत गलने लगेगा और यह भयानक विष उसके पूरे शरीर में फैलकर पक्षाघात या पूर्ण पक्षाघात का कारण बन सकता है। जर्ग सेना के आने से पहले ही लाल रंग के संक्षारक विष की बाढ़ बारिश की बूंदों की तरह बरसने लगी। अरे नहीं, ये जहर तो विषैला है। सभी के चेहरे के भाव एकदम बदल गए और सबने बचाव के लिए तुरंत कदम उठा लिए। हालांकि सबसे शक्तिशाली रक्षात्मक तकनीकों में भी खामियां हो सकती हैं। उसकी लापरवाही के कारण ली पेंग की पीठ पर विष का एक बड़ा धब्बा लग गया। सब खत्म। ली पेंग का चेहरा पल भर में पीला पड़ गया जब उसे एहसास हुआ कि घातक जहर उसकी पीठ के संपर्क में आ गया है। फुफकार, दांत पीसने जैसी कर्कश आवाज उसके कानों में गूंजी, जिससे ली पेंग के पैर तुरंत कमजोर पड़ गए। हालांकि काफी देर इंतजार करने के बाद ली पेंग ने पाया कि कुछ भी नहीं हुआ था। उसकी पीठ की ओर देखने पर उसके हल्के सुनहरे कवच की सतह पर एक धुंधली नीली रोशनी की ढाल चमक रही थी। क्या ये कोई रक्षात्मक ढाल हो सकती है? धिक्कार है। क्या ये कवच पौराणिक रून कवच हो सकता है? ली पेंग अत्यधिक प्रसन्न हुआ। हा, मैं ली पेंग बिल्कुल ठीक हूँ। बॉस, आपका कवच कमाल का है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसमें इतनी शक्तिशाली सुरक्षा कवच होगी। इसने मुझे सच में डरा दिया। वांग हाउ द्वारा बनाए गए कवच की असाधारण प्रकृति को बाकी सभी ने भी देखा। पहले तो सभी को चिंता थी कि यह सुरक्षात्मक कवच बहुत जल्दी नष्ट हो जाएगा और उग्र कीट आकृतियों की सेना का सामना नहीं कर पाएगा। लेकिन आधे घंटे बाद सभी को एहसास हुआ कि कवच उतना सरल नहीं था जितना उन्होंने कल्पना की थी। कवच की सतह पर बने रून सरनी का डिजाइन विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जो बाहरी हमलों के आधार पर स्वचालित रूप से एक रक्षात्मक ढाल को सक्रिय करता है और ऊर्जा बचाने के लिए खुद को छिपा लेता है। इसके अलावा कवच की सतह पर असंख्य ऊर्जा अवशोषण चिन्ह उकेरे गए हैं, जिससे रक्षात्मक ढाल पर टकराने वाली भौतिक ऊर्जा को संग्रहित ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, जो ढाल के लिए बैकअप शक्ति का काम करती है। अंतिम वाक्य, शादी के बाद शैतानी पति अपनी पत्नी पर लट्टू हो जाता है, असंबद्ध प्रतीत होता है और संभवतः एक अलग, अधूरा विचार है। जब तक ये कवच जिस आक्रमण शक्ति को सहन करता है वो इसकी अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होती, तब तक कवच उत्तम रक्षात्मक क्षमता प्रदर्शित कर सकता है और ढाल की ऊर्जा आपूर्ति अक्षय होगी। कितनी अद्भुत रक्षात्मक क्षमताएं हैं। हाँ, ये 9वें स्तर के चरम हमले की पूरी ताकत को आसानी से झेल सकता है। लगता है कप्तान की चिंताएं बेवजह थीं। हमला करो। इतने शक्तिशाली कवच के साथ हमें उस भयानक जहर के बारे में अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। डू सान नियांग, कियांग जी और मू किंग ने चारों ओर से घिरे जर्ग योद्धाओं पर जबरदस्त जवाबी हमला किया। उसी क्षण लगभग सभी लोग एक साथ अपने पैरों पर खड़े हो गए। डू सान नियांग ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और उसके हाथ पर एक प्राचीन कांसे का बक्सा प्रकट हो गया। एक विचार के साथ ही छिपे हुए हथियार के बक्से का तंत्र सक्रिय हो गया। वूश वूश वूश। उनके सामने 100 मीटर के दायरे में फैले पंखे के आकार के क्षेत्र में हजारों की संख्या में घनी आबादी वाली जहरीली सुइयां मधुमक्खियों के झुंड की तरह सभी जर्ग योद्धाओं को ढके हुए थीं। ये सभी विषैली सुइयां डू सान नियांग के विशेष रूप से तैयार किए गए विष से लेपित हैं। रक्त के संपर्क में आते ही यह घातक हो जाता है। यहाँ तक कि 9वें स्तर के विशेषज्ञ को भी इसके संपर्क में आने पर तंत्रिका पक्षाघात और शक्ति में भारी कमी का सामना करना पड़ेगा। 9वें रैंक से नीचे का कोई भी व्यक्ति जो इसे छुएगा, उसकी निश्चित रूप से मृत्यु हो जाएगी। विषैली सुइयों के लगने के बाद बड़ी संख्या में जर्ग योद्धा जमीन पर मृत पड़े थे। फिर एक विचार के साथ कीड़े जैसे योद्धाओं के शवों में धंसी हुई सभी जहरीली सुइयां अपने आप ही कांस्य हथियार बॉक्स में वापस उड़ गईं। कितना शक्तिशाली छिपा हुआ हथियार है। डू सान नियांग अपने ही इस कदम से पूरी तरह से चकित थी। दूसरी ओर
कियांगे के एक हाथ में बंदूक और दूसरे हाथ में कुल्हाड़ी थी। पास के सभी जर्ग योद्धाओं पर उसकी कुल्हाड़ी से महत्वपूर्ण अंगों पर वार किए गए और एक भी वार व्यर्थ नहीं गया। अपने दूसरे हाथ से उसने गोलियां भरी, उन्हें चैम्बर में डाला, निशाना साधा और गोली चलाई। पूरी क्रिया अविश्वसनीय रूप से सुंदर थी। धमाका टिल्ड वांग हाओ द्वारा विशेष रूप से तैयार की गई त्वरण और कवच भेदन वाले प्रतीकों से उत्कीर्ण रून बुलेट ने निम्न स्तरीय कीट सैनिकों और उच्च स्तरीय कीट जनरलों के कवच को इतनी आसानी से भेद दिया जैसे कि वे टोफू से गुजर रहे हों। दागी गई लगभग हर गोली सीधी रेखा में 1 दर्जन से अधिक जर्ग योद्धाओं के कवच को आसानी से भेद सकती थी। इन गोलियों पर एक घातक जहर की परत चढ़ी हुई थी, इसके संपर्क में आना ही जानलेवा साबित हो सकता था। दूसरी ओर ली पेंग का पूरा शरीर सुनहरी रोशनी से जगमगा रहा था और उसके काले लोहे के दस्तानों ने आश्चर्यजनक शक्ति का प्रदर्शन किया। उसका पूरा शरीर एक विस्मयकारी आभा से भर उठा, उसकी मुठियां चक्की के पत्थरों की तरह चटकने लगी, लगातार बिजली की कड़क और भयानक झटके पैदा कर रही थीं, और सुपर बर्स्ट गॉन्टलेट्स से निकलने वाली शक्ति के प्रत्येक विस्फोट के साथ भयानक ध्वनि विस्फोट उत्पन्न हो रहे थे। _7 स्टॉप्ड अध्याय 669 शत्रु क्षेत्र में गहराई तक 5 पहर चौथा पहर ली पेंग के लोहे के मुकों की चपेट में आने वाले हर जर्ग योद्धा का कवच फट गया और पेट बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। विस्फोटक दस्तानों पर अंकित विस्फोटक प्रतीकों द्वारा प्रवर्धित आश्चर्यजनक मुक्केबाजी शक्ति ने जर्ग योद्धा के कवच के भीतर के अंगों और मांस को सीधे तौर पर चीर फाड़कर खून से लथपथ कर दिया। बहुत अच्छा लग रहा है, आज तो मैं जमकर मार काट मचाने वाला हूँ। हा हा हा, ली पेंग जोर से हंसा, उसकी मुठियां और भी तेजी से चलने लगी, हर वार के साथ उसका उत्साह बढ़ता जा रहा था। समूह के सबसे पीछे मौजूद मू किंग काफी शांत दिख रहा था। उसके शरीर के चारों ओर विभिन्न आकारों के 108 स्केलपेल तेजी से घूम रहे थे। उसकी मानसिक शक्ति के नियंत्रण में वे उसके आसपास 10 कदम की दूरी पर मौजूद जर्ग योद्धाओं को लगातार काट रहे थे। ये स्केलपेल अविश्वसनीय रूप से तेज हैं और इन उच्च श्रेणी की पवित्र कलाकृतियों की सामग्री बेहद कठोर है, जो आसानी से एक उच्च स्तरीय कीट सेनापति को 2 हिस्सों में काट सकती है। इसलिए मू किंग उन 5 में से लगभग एकमात्र ऐसी थी जिसने जर्ग योद्धाओं को सबसे आसानी और सहजता से मार गिराया। समूह द्वारा संरक्षित और उनमें सबसे बलवान वांग हाओ के पीछे खड़ी नामी को जर्ग योद्धाओं को छूने का शायद ही कभी मौका मिलता था। सबसे संपूर्ण और सबसे तेजी से अपडेट होने वाले उपन्यासों को पढ़ने के लिए कृपया *****1 खोजें। कभी कभी वांग हाओ जानबूझकर नामी को अपनी बहादुरी का अभ्यास कराने के लिए एक निम्न स्तर के कीट सैनिक को छोड़ देता था। कई अभ्यास सत्रों के बाद नामी ने धीरे धीरे अपने डर पर काबू पा लिया और जर्ग सेना को नष्ट करने वाली टीम में शामिल होने के लिए सक्रिय रूप से अनुरोध करना शुरू कर दिया। भाई वांग हाओ, मुझे अब डर नहीं लगता, कृपया मुझे जर्ग का गला घोंटने वालों में शामिल होने दीजिए। ठीक है, लेकिन तुम मेरी नज़रों से ओझल नहीं हो सकते। मुझसे 50 कदम की दूरी पर रहना और ज्यादा दूर मत जाना। वांग हाओ ने कहा। अरे, चिंता मत करो, मैं अपना अच्छे से ख्याल रखूंगा। भाई वांग हाओ, आप भी चिंता मत करो। नामी मान गई और वांग हाओ के पीछे से निकलकर बाहर चली गई। नामी के रूपांतरण को देखकर वांग हाओ बेहद खुश था, लेकिन उसकी सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित भी था और कभी कभी नामी की हर हरकत पर नजर रखने के कारण उसका ध्यान भटक जाता था। नामी ने एक सुनहरे त्रिशूल को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया और उसे एक निम्न स्तर के कीट सैनिक के सिर पर जोर से मारा। ये चाल काफी अनाड़ीपन भरी थी, लेकिन दुर्भाग्य से सुनहरा त्रिशूल अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था, यहाँ तक कि कीड़ों को कुचलने के लिए इस्तेमाल किए जाने पर भी। नामी स्वयं प्राचीन वंश और जनजात दिव्य शक्ति की धनी है। एक साधारण सी हरकत से ही वो लगभग 100 ड्रैगन के बराबर शक्ति धारण कर लेती है। इतनी भयानक ताकत का किसी निम्न स्तर के तीसरे दर्जे के कीट सैनिक पर प्रहार करना किसी केचुए पर हथौड़ा मारने के समान है, भला इससे उसकी तुरंत मृत्यु कैसे नहीं हो सकती। जल्द ही
नामी ने निम्न स्तर के कीट सैनिकों को मारने में रुचि खो दी और अपना ध्यान अधिक शक्तिशाली उच्च स्तरीय कीट जनरलों की ओर मोड़ दिया। पास ही में अकेले 7वें स्तर के कीट सेनापति लाल विष कीट को देखते ही नामी ने एक बार में 3 कदम बढ़ाए, तेजी से उसके करीब पहुंची और एक बार फिर अपने सुनहरे त्रिशूल को उठाकर उस दुष्ट कीट पर प्रहार किया। टकराना। इस बार अचूक त्वरित हत्या तकनीक विफल हो गई। नामी ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि दिखने में अनाड़ी सा लगने वाला लाल विषैला कीड़ा बिजली की गति से चलेगा और सुनहरे त्रिशूल के हमले को आसानी से चकमा दे देगा। इतना ही नहीं, उकसाए जाने पर उसने नामी पर हमला कर दिया। नामी के सिर पर लाल रंग के संक्षारक विष का एक बड़ा बादल बरस पड़ा। घृणा। नामी ने अपनी रक्षा के लिए पानी का पिंजरा बनाया। ये लगभग एक पारदर्शी बड़ा बुलबुला था जिसने मेरे शरीर को पूरी तरह से ढाक लिया था, तभी घातक जहर इसकी सतह पर फैल गया। सिजल टिल्डा सिजल। ये जल्दी ही पानी से खराब हो गया और कीड़ों ने इसे खोखला कर दिया। जहर धीरे धीरे टपक रहा था लेकिन कवच पर मौजूद सुरक्षात्मक ढाल ने उसे पूरी तरह से रोक दिया और नामी पर एक बूंद भी नहीं गिरी। हालांकि इस दुष्ट छोटे जहरीले कीड़े द्वारा धमकाए जाने से नामी का गुस्सा और भी भड़क उठा। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, जाकर मर जाओ। नामी क्रोधित हो गई और उसने अपने सुनहरे त्रिशूल से एक जल पिंजरा बनाया जिसमें लाल विषैले कीड़े तुरंत फंस गए। जल पिंजरा न केवल आत्मरक्षा के लिए बल्कि शत्रुओं को कैद करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पानी के पिंजरे में कैद लाल विषैला कीड़ा अभी भी भागने के लिए बेताब होकर संघर्ष कर रहा है। इसी क्षण नामी ने अवसर का लाभ उठाया और अपने सुनहरे त्रिशूल से जोरदार प्रहार किया, जिससे बुलबुले में फंसा लाल विषैला कीड़ा मौके पर ही खून से लथपथ लुगदी में बदल गया। वाह, मैंने आखिरकार 7वें दर्जे के कीट सेनापति को मार गिराया, लेकिन बाकी सब की तुलना में मैं अभी भी बहुत पीछे हूँ। खासकर भाई वांग हाओ से मुझे बहुत ईर्ष्या हो रही है। अगर मैं उनके आधे जितना भी अच्छा होता तो मैं संतुष्ट हो जाता। उद्धरण चिन्ह। दूसरी ओर वांग हाओ भयंकर युद्ध में लगा हुआ था। वांग हाओ पूरी टीम में सबसे तेज हत्यारा था। 3000 फेंकने वाले चाकुओं के बेतहाशा हमले के साथ हर सेकंड बड़ी संख्या में जर्ग लाशें गिर रही थीं। वांग हाओ द्वारा मारे गए लगभग हर जर्ग योद्धा के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए और वे टुकड़ों और मलबे के ढेर में बदल गए। वांग हाओ ने ऐसा इसलिए किया ताकि घायल जर्ग योद्धाओं को पुनर्जीवित होने से रोका जा सके। आखिर जर्ग के पास जीन पूल जैसी अद्भुत मरम्मत तकनीक है। जब तक कोई जर्ग योद्धा पूरी तरह से मृत नहीं होता, जीन पूल में भीगने के बाद वह थोड़े ही समय में अपनी युद्ध शक्ति पुनः प्राप्त कर सकता है। वांग हाओ मारे गए सभी उच्च स्तरीय कीट सेनापतियों के शवों को इकट्ठा करके उन्हें एजोर ड्रैगन स्पेस में भेज देता था। आखिरकार उन्नत स्तर के कीट सेनापतियों के शवों में बहुत सारे दुर्लभ खनिज होते हैं, जो साधारण निष्कर्षण के बाद हथियारों को परिष्कृत करने के लिए एक बहुत अच्छा विकल्प हैं। 1 घंटे बाद अकेले वांग हाओ ने 100 मिलियन से अधिक जर्ग योद्धाओं को मार गिराया था और बाकी सभी ने मिलकर लगभग 80 मिलियन जर्ग योद्धाओं का सफाया कर दिया था। हालांकि ये संख्या विशाल जर्ग सेना की तुलना में हिमबर्ग का एक छोटा सा हिस्सा मात्र है। इस तरह चलते रहना कोई समाधान नहीं है। यहाँ इतनी हलचल देखकर लगता है कि उत्परिवर्तित कीट राजा को हमारे आगमन के बारे में बहुत पहले ही पता चल जाना चाहिए था, फिर भी उसने अपना रूप नहीं दिखाया है। क्या कोई बड़ी घटना घटित हुई है? वांग हाओ को इस परिणाम का पहले से ही अंदाजा था, इसलिए उसने धीरे धीरे खुद को दूसरों से दूर कर लिया। वह अकेला ही मादा पक्षी के घोंसले में और गहराई तक चला गया। उसे इस विकृत कीट राजा का सामना अकेले ही करना पड़ा। आसपास बहुत सारे साथियों का होना वास्तव में एक बोझ है। वांग हाओ के अवलोकन के बाद कवच की रक्षात्मक क्षमता उत्कृष्ट थी। कीड़ों के झुंड से घिरे होने पर भी यह अप्रभावित रहा। नामी, जो सबसे अधिक चिंतित थी, अब अकेले ही उच्च स्तरीय कीट सेनापतियों को मार गिराने में सक्षम थी, इसलिए उसकी सुरक्षा भी सुनिश्चित होनी चाहिए। इसलिए वांग हाओ ने इस उत्परिवर्तित कीट राजा का अकेले सामना करने का फैसला किया। समय बचाने के लिए
वांग हाउ ने सीधे 3000 उड़ने वाले चाकुओं को 10 मीटर व्यास वाले एक विशाल ड्रिल बिट में संघनित किया और भूमिगत मात्र घोंसले की ओर एक सीधा छेद ड्रिल किया। जैसे ही उड़ता हुआ चाकू एक ड्रिल बिट में परिवर्तित हुआ, वह तेजी से घूमने लगा और आसानी से भूमिगत चट्टान में 10 मीटर से अधिक व्यास का एक सीधा ऊर्ध्वाधर शाफ्ट ड्रिल कर दिया। उसने तेजी से आखिरी 500 मीटर की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई पार की और फिर वांग हाउ शाफ्ट में कूद गया। 500 उड़ते हुए चाकुओं ने उसके शरीर को घेर कर उसकी रक्षा की। एक घूमने की तकनीक से जो भी उच्च स्तरीय कीट सेनापति पास आने की कोशिश करता, वो पल भर में अनगिनत टुकड़ों में कट जाता। वांग हाउ के मदर नेस्ट में सफलतापूर्वक उतरने के बाद उसने अपने आत्मा साधक क्लोन को बुलाया और विनाश की ज्वाला को उजागर किया, जिससे पूरा भूमिगत स्थान आग की लपटों में घिर गया। विनाश की लपटें भड़कने के बाद पलक झपकते ही भूमिगत स्थान खाली हो गया। चारों ओर जले हुए कीड़े जैसे शव बिखरे पड़े थे और हवा में एक तीखी दुर्गंध फैल गई थी। इसी क्षण मां के घोंसले का प्रवेश द्वार अंततः खुल गया। मात्र घोंसले का प्रवेश द्वार मिलने के बाद वांग हाउ ने अपने आत्मा साधक क्लोन को पहले अंदर जाकर रास्ता देखने का निर्देश दिया और उसके ठीक पीछे उसका मुख्य शरीर भी गया। वैक्स 6 स्टॉप्ड।